प्लीज। A very good morning everyone guys, good morning. So today is the last session of introduction. आज हम लोग का इंट्रोडक्शन का लास्ट क्लास है और मंडे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बताओ, नया चैप्टर। ठीक है, तो कैन आई अज्यूम आपका पहला दो इंट्रोडक्शन क्लास किया हुआ, एवरीवन हैज डन दैट। प्रीवियस टू इंट्रोडक्शन क्लासेस अगर नहीं किया है तो दिक्कत है। पहला दो इंट्रोडक्शन क्लास सब करके बैठे हो, किया हुआ है ना पहला दो इंट्रोडक्शन क्लास। चलो एक बार क्विकली हम लोग रिवाइज करेंगे क्या क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास। लास्ट क्लास हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट देयर आर थ्री मशीनरीज ऑफ द लॉ। बोलो व्हाट आर द थ्री मशीनरीज ऑफ द लॉ, क्या क्या डिस्कस किया था। नंबर वन लेजिस्लेटिव, नंबर टू एग्जीक्यूटिव, नंबर थ्री जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है जल्दी से बता दो। लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है जल्दी बताओ। लॉ बनाने का काम है। लॉ बनाने का काम किसको किसको दिया गया है जल्दी से बताओ। लॉ बनाने का काम किसको किसको दिया गया है बताओ जल्दी से। एक्ट पास करने का काम किसका है, पार्लियामेंट। ठीक है, एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द क्या, रूल। रूल कौन बनाता है बताओ। रूल इज प्रिस्क्राइब बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी लॉ बनाने का पावर ना कि खाली पार्लियामेंट के पास है बट ऑल्सो किसके पास है बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट। बट सीजी क्या हर मैटर में लॉ बना सकता है, नहीं। ओनली ऑन दोज मैटर वेयर एक्ट हैज गिवन देम द स्पेसिफिक पावर। जहां जहां एक्ट में क्या लिखा गया है बताओ, एज मे बी प्रेस्क्राइब। इसके अलावा व्हेन देयर इज अ नीड फॉर अर्जेंट लॉ, कोई अर्जेंट लॉ का दरकार है, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इनटू सेशन, तब लॉ बनाने का पावर किसके पास दिया गया बताओ, प्रेसिडेंट, बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ क्या, ऑर्डिनेंस। क्लियर है। और वैसे अगर स्टेट के लिए बनाना है तब कौन बनाएगा, गवर्नर। प्रेसिडेंट को ये पावर किस आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 123। और वैसे ही अगर मैं बात करूं किसका, गवर्नर का, तो उसका आर्टिकल नंबर क्या है, 213। अच्छा, ये जो लॉ मेकिंग पावर है इंडिया में, ये सेंट्रल और स्टेट में डिवाइडेड है ना। कुछ लॉ मेकिंग पावर स्टेट के पास है, कुछ लॉ मेकिंग पावर सेंट्रल के पास है। कौन किस मैटर में क्या लॉ बनाएगा, ये सारे पावर कहां से डिराइव किए जा रहे हैं बताओ ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। दैट इज आर्टिकल नंबर 246 रेड विद शेड्यूल नंबर 7। वही तो बताया गया है कि अलग अलग मैटर्स को डिवाइड कर दिया गया चार टाइप के लिस्ट में। एक होता है क्या, यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या होता है, स्टेट लिस्ट। तीसरा क्या होता है बताओ, कॉन्करेंट लिस्ट। और चौथा क्या होता है, रेसिडुअरी लिस्ट। याद है ये सब आपको। अच्छा, जो तीनों ही लिस्ट में नहीं होगा वो कहां पे होगा, रेसिडुअरी लिस्ट में, जिसके ऊपर लॉ बनाने का पावर किसको दिया गया है, सेंट्रल को। एग्जांपल बताओ, साइबर लॉ। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जन मिलकर बना रहे, स्टेट और सेंट्रल। लेकिन अगर दोनों में इनकंसिस्टेंसी हो गया तो व्हाट शैल प्रिवेल, ऑब्वियसली सेंट्रल विल प्रिवेल ओवर द स्टेट। ठीक है। पोल्यूशन एक्ट क्या चीज का एग्जांपल है, स्टेट लिस्ट का। कंपनीज एक्ट क्या चीज का एग्जांपल है, यूनियन लिस्ट। इनकम टैक्स क्या चीज का एग्जांपल है, यूनियन लिस्ट का। ठीक है। वैसे हम लोगों ने पढ़ा था लॉ के अंदर रेगुलेशन और बाईलॉज भी आते हैं। कुछ कुछ टेक्निकल मैटर जिसके ऊपर लॉ बनाना है उसका पावर अलग से रेगुलेटरी बॉडी को दिया गया है। फॉर एग्जांपल सेबी रेगुलेट द स्टॉक मार्केट, सो दैट इज कॉल्ड एज रेगुलेशन। बट सेबी खुद को भी तो रेगुलेट करता होगा, तो जब खुद के लिए लॉ बनाता है उसको क्या बोलते हैं बताओ, बाई लॉ। ये पूरा लेजिस्लेटिव में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एग्जीक्यूटिव ऑर्गन कौन है कंपनी का बताओ। कंपनीज एक्ट को एग्जीक्यूट करवाने का जिम्मेदारी किसको सौंपा गया है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। गवर्नमेंट का अलग अलग मिनिस्ट्रीज होता है ना, वैसे कॉर्पोरेट अफेयर्स का मिनिस्ट्री कौन है बताओ, निर्मला सीतारमन जी। इट इज हेडेड बाय क्या, निर्मला सीतारमन जी। अब तुम समझो एमसीए इतने सारे कंपनीज को तो देख नहीं पाएगा, तो उसके अंदर 7 रीजनल जोन्स बना दिए गए जिसको 7 आरडीज बोलते हैं। इंपॉर्टेंट एरियाज में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। ठीक है। फिर उसके अंदर क्या बनाया गया, उसके अंदर क्या बनाया गया बताओ, आरओसी। हर एक स्टेट का एक आरओसी, एक्सेप्शन बीइंग 2 महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, क्योंकि बहुत बड़ा है। और आरओसी भी अब आजकल सारा काम नहीं करता। जो रजिस्ट्रेशन अप्रूव करना है कंपनी का, वो अभी किसके हाथ में दे दिया गया है, वेरी गुड, सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। बट बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अभी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना कितना ज्यादा सिंपल हो गया है, यस और नो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी हैज बिकम वेरी सिंपल बिकॉज ऑफ क्या, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सिंगल विंडो क्लियरेंस फॉर्म से कंपनी खुल जाता है। टेल मी द नेम ऑफ दैट फॉर्म, वेरी गुड, स्पाइस प्लस INC 32, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जुडिशियल बॉडी का क्या काम है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ जुडिशियल बॉडी। वो क्या करता है, इंटरप्रेट करता है लॉ को, एडजज करता है और रूलिंग्स, जजमेंट पास करता है। जैसे अगर मैं यहाँ कंपनी एक्ट का बात करूं तो हु इज एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, आरओसी। पेनल्टी वगैरह कौन इंपोज करता है, आरओसी। बट हु इज द स्पेशल कोर्ट हियर, अगर कोई भी शेयर होल्डर अग्रीव्ड है तो किसके पास जाके दरवाजा खटखटाएगा, एनसीएलडी, नेशनल कंपनी
लॉ ट्राइब्यूनल, अगर आप उसके भी ऑर्डर से अग्रीव्ड हो, हु इज द हायर अथॉरिटी वेयर यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट एनसीएलटी? एनक्लैट। एनक्लैट से भी अग्रीव्ड हो, कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी लाइज टू द सुप्रीम कोर्ट। बट सुप्रीम कोर्ट खाली कौन से मैटर को एंटरटेन करता है? ऑन मैटर्स रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड नॉट ऑन मैटर रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। याद है ये सब डिस्कस हो चुका है हम लोग का लास्ट क्लास? पूरा क्लियर है अच्छे से? कोई भी दिक्कत है? मेरे को बताओगे सबसे पुराना कंपनीज एक्ट कौन सा था? सबसे पहला कंपनीज एक्ट? वेरी गुड, द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। मैम उसके पहले कंपनी के इनकॉर्पोरेट नहीं होता था? होता था ना, लेकिन उसके लिए कोई कंपनीज एक्ट नहीं हुआ करता था। रॉयल चार्टर, किंग, क्वीन, इन लोगों का परमिशन लेना पड़ता था। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में जो के टाइम इनकॉर्पोरेट हुआ है, वो रॉयल चार्टर के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ था। समझ में आ रहा है? अभी भी एक कंपनी एग्जिस्ट करता है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंडर इनकॉर्पोरेट हुआ है। वेरी गुड, द बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। याद है आपको ये सब? श्योर? क्लियर है यहाँ तक? तो ये सब हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। अब आज हम लोग यहाँ से प्रोसीड करेंगे, ठीक है? सुनना ध्यान से, ये जो नया कंपनीज एक्ट आया है, मैंने आपको बोला पुराने कंपनीज एक्ट को ऑब्लिटरेट करके आया है। इसके पहले कौन सा कंपनीज एक्ट हुआ करता था? द कंपनीज एक्ट 1956। इट गॉट ऑब्लिटरेटेड, उखाड़ कर फेंक दिया गया, उसे रिपील कर दिया गया। तो ये जो नया कंपनीज एक्ट आया है, ये मैम कैसे आया? आप बोलो पार्लियामेंट पास किया, दैट इज ओके, बट कोई ना कोई तो इसको प्रपोज किया होगा, रिकमेंड किया होगा। तो पता है कोई भी नया लॉ आता है ना, तो कोई कमिटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे आता है। तो आपको पता है कौन सा कमिटी था जो कंपनीज एक्ट के पीछे रिस्पॉन्सिबल है लाने के लिए? द न्यू कंपनीज एक्ट 2013, जे ईरानी कमिटी। बोलो क्या नाम है? जे ईरानी कमिटी। ये जो जे ईरानी जी ने बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इनका बहुत नाम था, इनको बहुत एक्सपीरियंस था। along with the guidance of सचिन पायलट। समझ में आ रहा है? उस समय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर कौन था? सचिन पायलट। आप इसका नाम इतना ज्यादा क्यों नहीं सुनते हो? बिकॉज ही वॉज क्या? अ पार्टी टू कांग्रेस, दैट इज वाई। बीजेपी नहीं चाहते कि आप उनका नाम सुनो। ऐसा थोड़ी हर कांग्रेस लीडर बेकार काम करके गए। सचिन पायलट इज वन ऑफ द रिमार्केबल लीडर फ्रॉम कांग्रेस टीम, बट बीजेपी डज नॉट वांट देयर नेम टू बी हाईलाइटेड, इसलिए आप उसका नाम नहीं सुनते हो सचिन पायलट का। बट अगर कंपनीज एक्ट 2013 लाने का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर आप किसी को देना चाहते हो, वो श्रेय देना चाहते हो, दैट पर्सन इज सचिन पायलट। सचिन पायलट ही जे ईरानी कमेटी के पीछे पढ़ पढ़ के इसका एक्ट को फाइनली लेकर आया। सो सचिन पायलट का कंट्रीब्यूशन इज रिमार्केबल। नाउ लेट अस डिस्कस ये जो कंपनीज एक्ट में आया, क्यों हटाया गया? कुछ ना कुछ तो फ्लॉज होगा ना पुराना कंपनीज एक्ट में, तभी इसको लाया गया। तुमको पता है पुराना जो कंपनीज एक्ट था ना, उसमें बहुत सारा सेक्शंस था and they were overlapping. There were 13 schedules, 650 section. The new Companies Act was made to make it more concise, comprehensive, to the point. जो overlapping section उसको हटा दिए गए, schedules को कम कर दिए गए, इसको compact किया, concise किया। 650 सेक्शन किसको बोलते हैं? अभी 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल है। पहले number of chapters were more, number of schedules were more, number of sections were more. So the new Companies Act was brought to make the law more concise, more comprehensive और सटीक, simplify बनाने के लिए नया Companies Act पास किया गया। तो अभी हम लोग रीजन डिस्कस कर रहे हैं Companies Act का क्या क्या फीचर है, ये जो नया Companies Act है ना क्यों आया और इसका क्या क्या एक्सक्लूसिव फीचर है। सबसे पहला फीचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो न्यू Companies Act आया क्यों आया बताओ ना? टू मेक द लॉ मोर कॉन्साइज। क्या लाने के लिए बताओ? कॉन्साइज मतलब शॉर्टन करने के लिए और मोर कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए। और अभी राइट नाउ आपको मैंने बोला कितने सेक्शन है बताओ ना? 470 सेक्शन है और कितने शेड्यूल है बताओ? 7 शेड्यूल है। सो द लॉ वाज मेड मोर कॉन्साइज एंड मोर कॉम्प्रिहेंसिव। सबसे इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर क्या है न्यू कंपनीज एक्ट का जानते हो? द इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 पर्सन कंपनी। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बताओ ना? ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। तुमको पता है पुराने कंपनीज एक्ट में ना एक अकेला इंसान कंपनी नहीं खोल सकता था, तो ये तो क्या नाइंसाफी है ना। आज मान लो एक अकेला इंसान धंधा करना चाह रहा है, तो उसने ऐसा क्या गुनाह किया कि उसको सोल प्रोप्राइटरशिप का फॉर्म ऑफ बिजनेस अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक अकेला इंसान के लिए तो क्या ऑप्शन था? आप प्रोप्राइटरशिप खोलो और अनलिमिटेड लायबिलिटी की आड़ में भुगतो अपने आप को। तो लोगों को डर लगता था ना धंधा करने से। लेकिन अगर अभी वो कंपनी खोलेंगे, दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी, दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, दे कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ और बताओ क्या? लिमिटेड लायबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट। लोग कंपनी क्यों खोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट एंजॉय करने के लिए ना। कल को अगर कंपनी इज अनेबल टू रीपे द डेट्स ऑफ द आउटसाइडर, कंपनी के ओनर लोग को पर्सनली लायबल ठहरा नहीं सकते ना, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या? लिमिटेड लायबिलिटी। अब तुम देखोगे, देखा गया जो पुराना कंपनीज एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956,
उसमें लोग कंपनी 1% का तो खोल नहीं सकते थे, तो कम से कम उन लोगों को 2 मेंबर तो लगता था प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए डू यू नो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड इज 2, तो 2 इंसान मिलाकर ये लोग कंपनी खोल रहा था। तो अगर तुम देखोगे 1956 के अंदर जितना भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ है, लाइक दोज हु आर प्राइवेट कंपनी, एक इंसान डमी मेंबर पाएगा, एक इंसान है जो वर्किंग मेंबर है। तुम्हारे घर में भी ऐसा होता होगा, मम्मी पापा का कोई कंपनी होगा, देखोगे पापा वर्किंग है, पापा का ही 99% शेयर होल्डिंग है कंपनी में, क्योंकि एक और इंसान का दरकार, इसलिए 1% को और इनकॉर्पोरेट किया, बट उसका शेयर होल्डिंग शायद 1% है या 0.01% है, प्लस द अदर वन इज अ डमी वन, स्लीपिंग डायरेक्टर है कंपनी में, काम करने भी नहीं जाता, घर पे रहता है, पापा अपना डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं, साइन करवा लेते पीएल बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है? तो ऐसा क्यों नांसफी किया गया कि एक इंसान अकेला अगर धंधा कर रहा है तो अपने नाम पे कंपनी क्यों नहीं खोल सकता? खोलने दो ना। तो कंपनी एक्ट 2013 को ये बात समझ में आया, एंड इट गॉट द इंट्रोडक्शन ऑफ क्या 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट। तो पुराना अगर तुम देखोगे, अगर तुम्हारे घर में भी कंपनी होगा, पापा वगैरह कागजात घर में लेकर आते हैं, मम्मी साइन कर देती है, शी डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंपनी, बट शी इज अ डायरेक्टर एंड मेंबर ऑफ द कंपनी। व्हाई? बिकॉज कम से कम 2 मेंबर का दरकार है, या तो तुम्हारी दादी माँ मेंबर होंगी। होता था ना ऐसा? तो एक जन क्या स्लीपिंग मेंबर था, काम वगैरह नहीं करता था, बस लॉ को कंप्लाई करने के लिए उसको मेंबर बनाया जा रहा है, क्योंकि एक इंसान अकेला मेंबर बन नहीं सकता, और एक इंसान वर्किंग मेंबर है मेन, जो सारा काम कर रहा है, तो सारा शेयर होल्डिंग भी अपने हाथ में रख रहा है। यू अंडरस्टैंडिंग? तो अभी तो ऐसा दरकार नहीं है। आज अगर एक अकेला इंसान, तुमको कंपनी खोलना है, तो तुम अपना कंपनी खोल लेगा कि नहीं खोल लेगा? कौन सा? ओपीसी, दैट इज 1% कंपनी, एंड इट इज इन द नेचर ऑफ प्राइवेट कंपनी ओनली। ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ ना इसको? ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। नाम के आगे क्या लगाना पड़ेगा इसको? ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो नया कंपनीज एक्ट आया, इसका क्या क्या एक्सक्लूसिव एसेंशियल फीचर्स है? नंबर 1, कॉन्साइज बनाया इसने कंपनीज एक्ट को। नंबर 2, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या 1% कंपनी, जो पहले हुआ नहीं करता था। तीसरा क्या? इट मेड द डायरेक्टर मोर रिस्पॉन्सिबल एंड मोर अकाउंटेबल। इट एनहांस द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किसके कॉन्सेप्ट को इंक्रीज किया बताओ? कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। कैसे इंक्रीज किया? तुमको पता है पहले जब भी एनुअल जनरल मीटिंग होता था ना, एक बात बताओ, एजीएम किसका हो रहा है? जनरल मीटिंग किसका मीटिंग होता है? डायरेक्टर लोग का कि मेंबर लोग का? मेंबर लोग का। और एजीएम हम लोग क्यों कर रहे हैं याद है? अड्डा लगाने के लिए। तो यहाँ पे चर्चा भी क्या चीज का हो रहा है? वो चीज का चर्चा हो रहा है जो मेंबर लोग डिसीजन लेंगे। ओआर या एसआर कौन पास करेगा? मेंबर लोग पास करेगा ना। अब एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या था? ए, कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट। ए का फुल फॉर्म क्या था? कंसिडरेशन ऑफ एनुअल अकाउंट। तो इसलिए पता है क्या होता था यहाँ पे ना, पहले डायरेक्टर लोग को मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं था। अभी बोला गया है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एनहांस करने के लिए, सुनिए डायरेक्टर साहब आपको भी मीटिंग में आना पड़ेगा, क्योंकि मीटिंग में चर्चा होगा एनुअल अकाउंट का। एनुअल अकाउंट तो आप ही बनाए हो, साल भर का प्रॉफिट लॉस वगैरह क्या, इंटरनल मैनेजमेंट तो आप ही संभाले हो। तो अगर शेयर होल्डर को कोई दिक्कत आ रहा है एनुअल अकाउंट समझने में, या फिर अगर ऑडिटर खड़ा होकर आपका भांडा फोड़ रहा है, तो आपकी मौजूदगी जरूरी है ना। यू शैल रिमेन अकाउंटेबल। आज शेयर होल्डर को कोई ग्लिचेस आ रहे, समझ में नहीं आ रहा, आप खड़े होकर समझाओ उन्हें। तो इसीलिए अभी पता है नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग जो होता है ना, वो ऑडिटर को भी जाता है, डायरेक्टर को भी जाता है, मेंबर को तो जाएगा ही। डायरेक्टर इज ऑल्सो कंपल्सरली रिक्वायर्ड टू अटेंड द जनरल मीटिंग, विच इज द मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। मीटिंग शेयर होल्डर का है, मेंबर लोग का है, डिसीजन भी मेंबर लोग लेगा। तो डायरेक्टर बोलता था मेरा क्या काम है, तो लॉ मेकर ने बोला नहीं, तुमको प्रेजेंट रहना जरूरी है टू एनहांस द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए आपका होना जरूरी है। आज कोई भी दिक्कत आएगा शेयर होल्डर को, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दैट? द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो अभी डायरेक्टर को भी मीटिंग में मौजूद होना जरूरी है, जो कि पहले नहीं जरूरी था अंडर द ओल्ड कंपनीज एक्ट 1956। संभाल लियो। तो यानी न्यू कंपनीज एक्ट क्या कर रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को और एनहांस कर रहा है, डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी को और इंक्रीज कर रहा है। एंड द न्यू कंपनीज एक्ट also led to the introduction of the concept of whistle blowing mechanism। एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया, क्या चीज का बताओ ना? व्हिसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। मैम क्या बोल रहे हो? व्हिसल ब्लोइंग क्या होता है? हम लोगों ने एक गाना सुना था, सीटी बजाए वो लड़की आंख मारे। नहीं नहीं नहीं, यू आर मिस्टेकन, ये वो वाला सीटी बजाना नहीं है। व्हिसल ब्लोइंग मैकेनिज्म एक टेक्निक है। क्या टेक्निक है मैम ये व्हिसल ब्लोइंग? बता रहे, तुमने कभी ना कभी अपने लाइफ में व्हिसल ब्लोइंग पक्का किया होगा। जैसे बहुत जन को, लोगों को शौक होता है किसी का फेवरेट बनने का, तो इसलिए वो दूसरे इंसान का चुगली करते हैं जाके। जैसे स्कूल में टीचर्स पेट, अपने दोस्तों का चुगली कर दे रहे हो जाकर, और बोलो टीचर को बताइएगा मत, हम बताए लास्ट बेंच में बैठ के खाना खा रहा था, क्लास बंक किया आपका, चीटिंग कर रहा था, लेकिन मैम बताइएगा मत कि हम बोले आपको। सीक्रेटली किसी का भांडा जाकर फोड़ देना,
और आपका अपना नाम भी गुप्तनीय रखना, सीक्रेटिव रखना, शिल नॉट बी डिस्क्लोज। नहीं तो तुम क्या होगा बताओ, सामने वाले से डिसकंटेंट इनवाइट कर लोगे, तुमको लोग पसंद ना करेंगे, या हो सकता है तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। तो वैसे कंपनी में भी विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया। कितनी बार क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसा चीज होता है, एम्प्लॉइज लोग देख रहे हैं डायरेक्टर लोग कंपनी में बदमाशी कर रहा है, समझ में आ रहा है, एम्प्लॉय लोग ये बात जान रहा है, समझ में आ रहा है, जैसे एम्प्लॉय को यूज कर रहा है डायरेक्टर अपना बेटा को स्कूल में डालने के लिए, लाने के लिए, छोड़ने के लिए, सब्जी लाने के लिए। भाई ये कंपनी का पैसा है, डायरेक्टर सैलरी कंपनी से विड्रॉ कर रहा है, एम्प्लॉय कंपनी से विड्रॉ कर रहा है, तुम पर्सनल काम के लिए क्यों यूज कर रहे हो उसको? होता है ना कितनी बार ऐसा। या डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्राइवेट जेट पार्क करके रखा हो, प्राइवेट जेट से क्या कर रहा है, वर्ल्ड टूर कर रहा है, और बोल रहा है बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, और ये सब बात एम्प्लॉइज देख रहे हैं कि डायरेक्टर कंपनी का पैसा, शेयर होल्डर का पैसा किस तरह से बर्बाद कर रहा है। एक बात बताओ, कंपनी में पैसा किसका लगा है, शेयर होल्डर का, मेंबर लोग का? डायरेक्टर लोग तो कंपनी का कौन है, नौकरी तो एक टाइप का, ज्यादा एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। पैसा अगर उड़ा रहे हैं तो तुम्हारे बाप का पैसा है क्या जो उड़ा रहे हो, पैसा तो मेंबर लोग का है। अगर ये बात कोई एम्प्लॉय देख लिया या दूसरा डायरेक्टर देख लिया, ये डायरेक्टर बदमाशी कर रहा है, अब वो अगर जाकर शिकायत करेगा तो हो सकता है कि उस डायरेक्टर का पोस्ट बहुत ज्यादा ऊपर है, जिसके अगेंस्ट वो बोल रहा है, वो उसको निकलवाई दे कंपनी से, या उसके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसी कर ले, तो लोगों को डर लगता था ना कंप्लेन करने में, तो इसलिए विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म लाया गया। तो इसमें क्या बोला गया कि अगर कुछ भी ऐसा आपको लग रहा है मिसमैनेजमेंट हो रहा है कंपनी के अंदर, आप डायरेक्टली ये बात जाकर रिपोर्ट करो ऑडिट कमेटी को। किसको बताओ ना, ऑडिट कमेटी। याद है लास्ट क्लास मैंने तुमको ऑडिट कमेटी बताया था, ऑडिट कमेटी इज आल्सो द कमेटी ऑफ द डायरेक्टर, समझ में आ रहा है, जो चेक करता है ऑडिटर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। तो वैसे ही अगर कुछ आपको ऐसा लग रहा है कंपनी में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर बीइंग conducted in a wrong manner, in a fraudulent manner, you can go and complain it to the audit committee against that person who is doing this. And audit committee is not going to disclose or reveal your name. Audit committee inquiry वगैरह बैठाएगा और तुम्हारा नाम को क्या रखेगा, गुप्तनीय। गुप्तनीय मतलब क्या, कॉन्फिडेंशियल, बताएगा नहीं कि तुमने ये बात आकर बताया है, समझ रहे हो। तो ऑडिट कमिटी का रोल को एनहांस किया गया, और ऑडिट कमिटी अंडर सेक्शन 177 तुम पढ़ोगे आगे जाकर। तो तुम बोलोगे मैम ऑडिट कमेटी में भी तो डायरेक्टर लोग ही बैठते हैं, आप बोल रहे हैं। मान लीजिए आप जब कंप्लेन कर रहे हो जिसके अगेंस्ट, वो डायरेक्टर ऑडिट कमेटी का भी क्या है, मेंबर है, तब क्या होगा। तुमको पता है ऑडिट कमेटी में जो मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब होता है जिसका कंपनी में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। तो उन लोग क्यों ही कुछ ऐसा करेगा, गंडोवल समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं। और तुमको जाकर ऑडिट कमेटी के चेयरमैन को बताना है, समझ में आ रहा है कि ये सब हो रहा है कंपनी में, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो दिस इज कॉल्ड एज विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। तो इससे क्या हुआ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगेन एनहांस होगा, मिसमैनेजमेंट के ऊपर एक चेक होगा, लोगों को भी डर लगेगा कि अगर हम कुछ उल्टा पुल्टा करेंगे हो सकता है ऑडिट कमेटी तक बात चल जाए। सो दिस विल प्रमोट मोर ट्रांसपेरेंसी, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस इन मोर एथिकल मैनर। तो ये सब लाया गया किसके तहत, न्यू कंपनीज एक्ट 2013। इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्च्यू ऑफ द क्या, न्यू कंपनीज एक्ट 2013। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तुम लोगों ने कभी किया ऐसा, किसी का कुछ बुरा काम किसी को जाकर बता दिया और बोला मेरा नाम मत बोलिएगा। घर पे भी करते हो, भाई बहन हो या दो बहन हो, छोटा बहन का कंप्लेन कर दोगे जाकर, बोलोगे मम्मी को बताना मत नहीं तो मेरे को छोड़ेगी नहीं है। समझ में आ रहा है, करते हो ना ये सब हरकत। सो दैट इज नथिंग बट क्या, विसल ब्लोइंग टेक्नोलॉजी ना, दैट यू आर डूइंग। तो वो कंपनी में भी लाया गया। और आजकल तो तुमको पता है ना इतना ज्यादा फ्रॉड होने लग गया है, प्लस लोगों के ऊपर जो है अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जाता है। बॉस मान लो एक अंडू इन्फ्लुएंस कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, या फिर मान लो समवन इज बीइंग अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो ये सब जाकर रिपोर्ट करने के लिए तो विसल ब्लोइंग टेक्नोलॉजी बनाया गया है ना। और कॉर्पोरेट में सब होना बहुत आम बात हो चुका है आजकल, इसलिए विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म बनाया गया है ताकि लोग फ्रीली काम कर सके बिना कोई डर के, और कुछ भी ऐसा हो उनके संग तुरंत जाकर क्या करे, ऑडिट कमेटी को ये बात रिपोर्ट करे। दैट इज विसल ब्लोइंग मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 177। ठीक है, तो ये लाया गया न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, जो पुराने कंपनीज एक्ट में कवर नहीं हुआ करता था। संभाल पा रहे हो ये सब। तो न्यू कंपनीज एक्ट का सेलिएंट फीचर क्या है, वापस से बताओ। नंबर 1, द लॉ वाज मेड, द न्यू कंपनीज एक्ट वाज मेड मोर कॉम्प्रिहेंसिव, मोर कॉन्साइज, मोर शॉर्टेंड। नंबर 2, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, 1% कंपनी। Directors are also mandatorily required to attend the क्या, general meeting of the shareholder, which was initially not necessary. Number 4, introduction of the concept of क्या, whistle blowing mechanism. तो ये सब क्या है, फीचर्स है ना। किसका फीचर्स है बताओ, न्यू कंपनीज एक्ट 2013 का है। और कोई बताएगा और नया कंपनीज एक्ट में और क्या लाया गया, सोच के बताओ। एनीवन, एनी आइडिया, और क्या किया गया बताओ। वेरी गुड, लास्ट क्लास बताया था मैंने तुमको याद है मैंने बोला था देयर वाज अ डायर नीड टू इंक्रीज द पेनल्टी एंड फाइन्स टू रिड्यूस द नॉन कंप्लायंसेस।
जो पुराना कंपनीज एक्ट था ना, उसमें फाइन पेनल्टी बहुत कम था, नॉमिनल था, इसलिए लोग जानबूझकर ब्रीच करते थे लॉ को। जैसे मैंने तुमको बोला यार तुम ये ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक करेगा ना, 10 रुपया का चालान कटेगा, तुम सामने से ट्रैफिक पुलिस को 100 रुपया निकाल के देगा और बोलेगा कीप द चेंज, हम ब्रेक करेंगे। समझ में आ रहे क्या बोल रहे हैं? तो लोग कब लॉ फॉलो करेंगे? जब तुम्हारे ऊपर ज्यादा पेनल्टी लगेगा, तुमको डर लगेगा कि अरे यार ब्रीच कर देंगे तो जेल हो जाएगा, ब्रीच कर देंगे तो इतना रुपया का चालान कट जाएगा। तो जो कि पहले डर नहीं था कंपनियों के बीच में, बिकॉज द पेनल्टी अमाउंट वाज वेरी वेरी लेस, so there was a very urgent dire need to increase the amount of penalty and fine, and therefore the new companies act has drastically increased it. भयानक वाला पेनल्टी फाइन को इंक्रीज किया गया। so there was a increase in क्या फाइन्स एंड पेनल्टी, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंप्लायंसेस और अच्छे से हो पाया। तुमको क्या लगता है लोग कंप्लायंस क्यों करते हैं? आउट ऑफ रेस्पेक्ट ऑफ द लॉ, बिकॉज ऑफ द फियर। जिसे तुम लोग भी देखोगे पूजा ज्यादा कब करने लग जाते हो? जब एग्जाम्स का रिजल्ट आने वाला है, भगवान को प्रसाद चढ़ाओगे, ये करोगे वो करोगे, समझ में आ रहा है? जब दिवाली होली मना रहे हो इतना थोड़ी याद रहेगा, जब मस्तीबाजी कर रहे हो, फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हो, तब प्रसाद चढ़ाते हो भगवान को। लेकिन एग्जाम का रिजल्ट है, ये एग्जाम देने जा रहे हो, पास करवा दीजिएगा भगवान प्लीज प्लीज प्लीज। क्यों? डर से, डर से करते हो ये सब। ह्यूमन नेचर का ये वो होता है, डर लगता है हम लोग को, समझ में आ रहा है? डर से हम लोग ये सब करते हैं। तो वैसे ही डर, जब डरेंगे तभी ना कंप्लायंस करेंगे, जब पेनल्टी का डर लगेगा। जब डर ही नहीं है तब करोगे ही नहीं ना, जो होगा देख लेंगे। तो इसीलिए देयर वाज अ डायर नीड टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ पेनल्टी एंड फाइन। तो न्यू कंपनीज एक्ट ने उसको रिवाइज किया, और तभी तो मोदी जी मौका पे चौका मारे 2019 में डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस लाकर ऑर्डिनेंस पास करके, याद है? बोले कम कर दो, इस बार वोट बैंक को बढ़ाएंगे। कैसे? लोगों का कॉन्फिडेंस जीत कर, पेनल्टी फाइन दिखा देंगे कांग्रेस का बैड पिक्चर, क्योंकि ये तो लाया किसने? कांग्रेस ने। कांग्रेस इतना ज्यादा तुम लोग पर अत्याचार कर है, पेनल्टी फाइन इतना ज्यादा बढ़ाया है, हम कम कर दिए, मोदी जी कम कर दिए 2019 में बाय वे ऑफ पासिंग ऑफ ऑर्डिनेंस डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंस। याद है मैंने बताया था तुमको लास्ट क्लास? तो न्यू कंपनीज एक्ट का और एक फीचर क्या है? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द फाइन एंड पेनल्टी। सो दीज आर द क्या सेलिएंट फीचर ऑफ द न्यू कंपनीज एक्ट। क्लियर है? फिर से बताओ क्या क्या बोला? न्यू कंपनीज एक्ट का इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट गॉट इंट्रोड्यूस, the law was made more concise, shortened. Number 3, introduction of the concept of whistle blowing. Number 4, directors are mandatorily required to attend the general meeting, which was previously not required, and increase in the amount of the क्या fines and penalty. और कुछ बताना है न्यू कंपनीज एक्ट का और इंपॉर्टेंट फीचर? बोलो। Now let us discuss the drawback. कोई भी चीज का प्रोज एंड कॉन होता है, ये तो तुमने बोला अच्छा बात है, ये सब खराबी क्या हुआ इससे? तुमको पता है सबसे पहला खराबी क्या हुआ? ये जो न्यू कंपनीज एक्ट 2013 आया ना, मान लिया 1956 को ऑब्लिटरेट करके आया, बट 2013 में भी ना कोई बहुत ज्यादा रिफॉर्म नहीं है, बार बार अमेंडमेंट मांगता है। जैसे तुम्हारा फोन में देखते हो, आईफोन खरीदो, सॉफ्टवेयर अपडेट आते रहते हैं, ये अपडेट कर लो, वो अपडेट कर लो, बग्स फिक्स कर लो। ये एंड्रॉइड फोन भी, इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अपडेट, कीप ऑन अपडेटिंग योर फोन। अपडेट्स आते रहता है ना बग्स को फिक्स करने के लिए, तो वैसे ही इसमें भी अपडेट आते रहता है, बार बार इसमें अमेंडमेंट लाने का दरकार है। जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया। सो लॉट ऑफ अमेंडमेंट इट इज रिक्वायरिंग। लॉ मेकर जब लॉ बनाते हैं उनसे भी तो कुछ फ्लॉज हो सकता है ना, तो फ्लॉज को कैसे सुधारेंगे? अमेंडमेंट लाकर। तो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आते रहता है, आते रहता है, आते रहता है। सो दिस एक्ट इज रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ अपडेट्स जस्ट लाइक योर एंड्रॉइड फोन, विच इज वन ऑफ द ड्रॉबैक। इसमें बहुत सारा क्या करना पड़ा है, बार बार टाइम टू टाइम अपडेट लाना पड़ रहा है, तो ये क्या इसका ड्रॉबैक है। तो इसका ड्रॉबैक क्या हो गया? इट रिक्वायर लॉट ऑफ क्या अपडेट्स। तो इसलिए क्या रहा है, दुनिया भर का अमेंडमेंट आते जा रहा है, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट, अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट आते चला जा रहा है, संभाल लियो। और दूसरा पता है सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? रिलेटिव के डेफिनेशन को कर्टेल कर दिया कंपनीज एक्ट में। रिलेटिव को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। कहां पे डिफाइन किया गया बताओ ना? सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंदर। अब कुछ बच्चे ना बोलेंगे मैम आप यहाँ पे क्लॉज वर्ड क्यों बोल रहे हो? हम लोग को बचपन से ये सिखाया गया सेक्शन के बाद सबसेक्शन आता है, हम लोग तो ये पढ़ के आए हैं, आप यहाँ पे क्लॉज क्यों यूज कर रहे हो? जरूरी नहीं है सेक्शन के बाद सबसेक्शन आए। कैसे पता चलेगा सेक्शन के बाद क्लॉज है कि सबसेक्शन है? मैम समझ गए, अगर अल्फाबेट है तो क्लॉज हम लोग होता है सोचे हैं, और अगर नंबर होगा तो सबसेक्शन। नहीं नहीं नहीं, फिर तो तुम्हारे हिसाब से क्लॉज कभी 26 से ज्यादा होगा ही नहीं, बिकॉज अल्फाबेट 26 से नंबर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस।
सेक्शन के बाद सबसेक्शन तब यूज करते हैं व्हेन देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंसेस। तो मेरे संग सेक्शन 100 पढ़ोगे जब हम लोग ईजीएम का डिस्कशन करेंगे आगे जाकर कंपनीज एक्ट में, वहां पे तुम पढ़ोगे 100 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3। यहाँ पे हम सबसेक्शन वर्ड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज स्टेटमेंट्स। ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसेक्शन। वैसे ही तुम जब डेफिनेशंस पढ़ोगे ना अंडर सेक्शन 2, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जैसे कंपनी को डिफाइन किया है, सेक्शन 2 क्लॉज 42 में फॉरेन कंपनी को डिफाइन किया है, सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट को डिफाइन किया। तो ये तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंट डेफिनेशन है, देयर इज नो रिलेशन। दैट इज व्हाई वी यूज अ वर्ड क्या, क्लॉज। इसलिए क्या बोला, सेक्शन 2 क्लॉज 77 रिलेटिव को डिफाइन किया है। और तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द डेफिनेशन हैज बीन गिवन वेयर अंडर सेक्शन 2 डिफरेंट क्लॉजेस। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 20 में किसको डिफाइन किया है, कंपनी को। सेक्शन 2 क्लॉज 42 में किसको डिफाइन किया, फॉरेन कंपनी को। सेक्शन 2 क्लॉज 11 में किसको डिफाइन किया गया, बॉडी कॉर्पोरेट को। वैसे ही सेक्शन 2 क्लॉज 77 में किसको डिफाइन किया, रिलेटिव को। अब और एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, जब भी डेफिनेशन स्टार्ट होता है ना, इट कैन आइदर स्टार्ट विद द वर्ड मीन और इट कैन स्टार्ट विद द वर्ड इंक्लूड्स। गहराई है सुनना, अगर डेफिनेशन मीन से चालू हो रहा है मतलब ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है, फुल एंड फाइनल, कह दिया ना, बस कह दिया। डेफिनेशन कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड टू इंक्लूड एनीथिंग। मतलब जो लॉ मेकर ने लिख दिया वो फुल एंड फाइनल है, तुम डेफिनेशन को तोड़ मरोड़ के अपना कुछ भी बुद्धि नहीं लगा सकते। लेकिन अगर डेफिनेशन किस शब्द से चालू हो रहा है, इंक्लूड, मतलब यहां जो लिख दिया वो तो है ही, इसमें चाहो तो और भी कुछ इंक्लूड कर लेना, क्योंकि इट्स एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, इंक्लूड से स्टार्ट हो रहा है। बट मीन्स का मतलब हुआ एग्जॉस्टिव, कह दिया ना, बस कह दिया। जैसे रिलेटिव का डेफिनेशन मैंने क्या बोला, रिलेटिव मीन्स, मैंने रिलेटिव में क्या लिखा, रिलेटिव मीन। रिलेटिव को कहां डिफाइन किया गया बताओ ना, सेक्शन 2 क्लॉज 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट। रिलेटिव किससे चालू हो रहा है बताओ, रिलेटिव मीन्स। मतलब यहां पे जो बोल दिए ना वो फुल एंड फाइनल होगा। वैसे कंपनी का डेफिनेशन जब पढ़ोगे मेरे संग, कंपनी मीन्स लिखा है, क्या लिखा बताओ, कंपनी मीन्स। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन पढ़ोगे वहां लिखा है इंक्लूड्स। मैम बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है, एक ऐसा एंटिटी जिसका सेपरेट लीगल स्टेटस है, परपेचुअल सक्सेशन है, कॉमन सील है, जैसे कंपनीज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेबी which is a regulatory body, it is also a body corporate. Your institute is also a body corporate, जिसका अपने मेंबर से सेपरेट एंटिटी है, सेपरेट स्टेटस है। तो यहां पे लिखा है पता है क्या, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन में, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये लिखा है। यानी कि जो कंपनी हिंदुस्तान के बाहर है खाली वही बॉडी कॉर्पोरेट है क्या, इंडियन कंपनी क्या बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, है ना वो भी। तभी तो डेफिनेशन क्या बोला, इंक्लूसिव है। ये तो है ही, जी चाहे इसके अंदर और भी चीजों को इंक्लूड कर लो। इट्स जस्ट लाइक मैंने बोला ह्यूमन बींग्स इंक्लूड्स डॉग्स, लिविंग बींग्स इंक्लूड डॉग, नॉट ह्यूमन बींग। लिविंग थिंग्स इंक्लूड डॉग। तो अब तुम लोग बुरा मान गया, बोला हम लोग आपको नहीं दिखाई दे रहे लिविंग थिंग। मैंने ये थोड़ी बोला दैट यू आर नॉन लिविंग थिंग, मैंने बोला दिस इज वन ऑफ द क्लासिफिकेशन कि लिविंग थिंग्स के अंदर डॉग्स आते हैं। बट इसका ये मतलब थोड़ी है तुम लोग जो है डॉग से कम लिविंग बींग है, तुम लोग उससे ज्यादा लिविंग बींग है। तुम लोग भी तो लिविंग बींग है, तुम लोग का भी दिल है, धड़कता है, सांसें चलती है, तुम लोग भी लिविंग बींग है। मैंने ये थोड़ी बोला, मैंने तो बोला इंक्लूड, मतलब ये है, जी चाहो तो तुम लोग को भी ले आओ इसके अंदर। अगर मैंने ये बोला होता लिविंग थिंग मीन्स डॉग, तब तो केस हो गया। मीन्स मतलब क्या, खाली डॉग लोग ही लिविंग थिंग्स है और तुम लोग नहीं है, जैसा डिफरेंस। मीन्स मतलब ये फुल एंड फाइनल है जो बोल दिया। इंक्लूड्स मतलब कैसे सर, इंक्लूसिव डेफिनेशन, जो यहां बोला वो तो है, इसके अंदर चाहो तो और भी कुछ इंक्लूड कर सकते। यू गेटिंग द डिफरेंस। तो रिलेटिव का डेफिनेशन किससे स्टार्ट हुआ, मीन्स मतलब क्या, एग्जॉस्टिव, कह दिया ना, बस कह दिया। यहां जो लिख दिया फुल एंड फाइनल, इसके बाहर और कुछ आने वाला नहीं। तो रिलेटिव के अंदर गेस करो कौन आएगा। रिलेटिव मीन्स नंबर 1 हस्बैंड एंड वाइफ, कौन आएगा बताओ ना। क्या तुमको लगता है एक पति और एक पत्नी के बीच में कैसे संबंध है, एक दूसरे के रिलेटिव है वो, हाँ यार रिलेटिव ही तो है, हस्बैंड एंड वाइफ रिलेटिव होते हैं क्या। हाँ, और कौन है, मेंबर्स ऑफ द HUF, और कौन है बताओ, मेंबर्स ऑफ द HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब बोलोगे हाँ हम लोग समझ गए, मतलब मेरे चाचा जी, मेरे दादाजी के भाई, मेरे परदादा जी, पर चाचा जी, चाची, ताऊ जी, ताई जी की बुआ, सबको ही तो हम लोग एक फैमिली है, सब हम लोग का जॉइंट फैमिली, हम लोग एक संग रहते हैं, सभी तो मेंबर हो गए। नहीं, वो जॉइंट फैमिली है, वो अलग चीज है बाबा। HUF का कॉन्सेप्ट अलग होता है,
मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ का मतलब पता है, इट इज अलाउड ओनली टिल 3 जनरेशन, वो भी तुम्हारे लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दादाजी, दैट इज योर ग्रैंडफादर, एक एचयूएफ बनाए तो उसके अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं? तुम्हारे पापा रहेंगे, तुम्हारे फादर, और तुम खुद रहोगे, समझ में आ रहा है? मी माई सेल्फ, ओनली टिल 3 जनरेशन एचयूएफ इज अलाउड। अब अगर मान लो कल को तुम्हारा शादी हुआ, तुमको नया एचयूएफ खोलना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ न्यू एचयूएफ जिसमें तुम रहोगे, तुम्हारा बच्चा होने वाला रहेगा और तुम्हारा बच्चा का बच्चा रहेगा। टिल 3 सक्सेसिव जनरेशन इट इज अलाउड, दैट इज कॉल्ड एज एचयूएफ। समझ में? एंड हु कैन बी द मेंबर ऑफ एचयूएफ? ओनली दोज पर्सन हु आर being born in that family, only by virtue of being taking birth in that family you can become a member of HUF। और पहले तो पता है खाली मेल मेंबर्स could have been become the members of the HUF, लेकिन अभी अमेंडमेंट आ चुका है, even the female daughter can become the member of HUF and they can also claim a partition in the property। पहले सुनते थे भाई भाई के बीच में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा हो रहा है, बेटा बाप के बीच में हो रहा है, क्योंकि उस समय फीमेल को अलाउड ही नहीं था ना to become the member of the HUF, but now even a daughter can become a co-partner क्योंकि एक अमेंडमेंट आया। समझ में आ रहा है तुमको? हिंदू सक्सेशन एक्ट में बिल्कुल नॉर्मल सा बात है यार। ऐसा क्या डॉटर लोग गुनाह किया कि उन लोग को अलाउ नहीं किया मेंबर बनने के लिए? अभी एक्ट को अमेंड कर दिया गया, नाउ इवन अ डॉटर कैन क्लेम अ राइट इन पार्टीशन, शी कैन बिकम अ मेंबर ऑफ द HUF। समझ में आ रहा है? तो रिलेटिव के अंदर कौन कौन आ रहा है बताओ? रिलेटिव मीन नंबर 1 हस्बैंड एंड वाइफ, नंबर 2 क्या बोला? मेंबर्स ऑफ द HUF, एंड नंबर 3 such other person as may be prescribed। क्या बोला बताओ ना? such other person as may be prescribed। अब तुमको देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ये तुम क्या पढ़े हो? एक्ट। अब एक्ट के अंदर एक जगह क्या आ गया? as may be prescribed, यानी इसके लिए पक्का क्या बना होगा? रूल। रूल कौन प्रेस्क्राइब करता है? CG। तो as may be prescribed तुम खोलोगे दिखाई देगा तुमको रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में तुमको दिखाई देगा और क्या क्या लोग है, कौन कौन लोग है जिसको सीजी ने प्रेस्क्राइब किया टू बी द रिलेटिव। ये रिलेटिव का डेफिनेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो? कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब रूल 4 में सच अ पर्सन एज में भी प्रेस्क्राइब में किसको किसको माना गया है? ये कौन हो तुम? तुम्हारे ऊपर कौन है? तुम्हारे मम्मी पापा है, फादर एंड मदर। तुम्हारे ऊपर कौन है? फादर एंड मदर। तुम्हारे साथ साथ कौन है? तुम्हारे सिबलिंग, जिसके संग तुम खेले हो, बड़े हुए हो, लड़ाई की हो, झगड़ा की हो, दैट इज योर क्या? ब्रदर एंड सिस्टर। कभी ना कभी तुम और बड़े होगे और तुम्हारे नीचे तुम्हारे चुन्नू और मुन्नू होंगे। समझ में आ रहा है? तो कौन हो गया बताओ? सन एंड डॉटर। कौन हो गया बताओ? सन एंड डॉटर। कभी तुम्हारा बेटा और बेटी बड़े होंगे और उनका भी तुमको विवाह, शादी करवाना पड़ेगा। फिर एक बात बताओ, बेटा को तुम रिलेटिव मान रहे हो, क्या बहू को रिलेटिव नहीं मानोगे? अरे बाप रे, बहू को रिलेटिव नहीं मानोगे तुमको घर से निकाल देगी। समझ में आ रहा है? तो सन एंड क्या? सन्स वाइफ। वैसे ही जब बेटी बड़ी होगी, बेटी के लिए क्या लेकर आओगे? एक दूल्हे राजा, जमाई बाबू, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? सन इन लॉ। क्या बोलेंगे बताओ? सन इन लॉ। समझ में आ रहा है? सन इन लॉ बोलो या डॉटर्स हस्बैंड, या क्या बोलो? डॉटर्स हस्बैंड। और वैसे यहाँ पे क्या बोल लो बताओ? डॉटर इन लॉ बोल लो या सन्स वाइफ। समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज तुमने नोटिस किया, यहाँ पे ब्रदर की वाइफ और सिस्टर का हस्बैंड नहीं है रिलेटिव में, यानी जीजा जी और भाभी जी को रिलेटिव के डेफिनेशन से एक्सक्लूड कर दिया। दिस वाज अ फ्लॉ। रिलेटिव के डेफिनेशन को नैरो कर दिया। जीजा जी रिलेटिव नहीं रहे तुम्हारे। तुम्हारे दीदी के जो पति है वही तो जीजा जी हुए ना, या तुम्हारे भाई की जो वाइफ है वो तुम्हारी क्या हो गई? भाभी, सिस्टर इन लॉ। समझ में? योर ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ डज नॉट फॉल्स अंडर रिलेटिव। तो आज ही घर जाकर अगर तुम्हारी जीजा जी, उनको कॉल करके बोल देना, जीजा जी सॉरी टू से बट यू आर नो लॉन्गर आवर रिलेटिव, मैम ने पढ़ाया है। फिर लेकिन शांत कर देना, बोलना एज पर कंपनीज एक्ट दीदी के संग आपका रिश्ता है, घर में आप हो जमाई, एज पर कंपनीज एक्ट आप हमारे रिलेटिव नहीं रहे। समझना? दे आर नॉट योर रिलेटिव। अब इसके पीछे आई एम गिविंग वन लॉजिक। ऐसा क्यों किया? तुमको पता है रिलेटिव का डेफिनेशन जब बनाया गया उसमें सब डाल दिया गया। पता है तुमको अभी क्या लॉ मेकर ने एक चीज और लाया न्यू कंपनीज एक्ट में, कि जब भी आप कोई रिलेटिव से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे कंपनी, if you're entering into any contract, if you're entering into any related party transaction, which means any contract done with the relative, तो इसके लिए ना आपको अलग से अप्रूवल लेना पड़ेगा और पहले से ये बात बताना पड़ेगा शेयर होल्डर को कि आज का जो मीटिंग है इसमें हम लोग रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, एंड यू हैव टू टेक द अप्रूवल ऑफ द क्या? ऑडिट कमिटी। ताकि पहले से ऑडिट कमिटी इंस्पेक्शन इंक्वायरी बैठा ले कि आज का कॉन्ट्रैक्ट जो होने वाला है, मान लो डायरेक्टर की बहन को ही मिलने वाला है, तो रिलेटेड पार्टी हो गया ना, तो हो सकता है जानबूझ के डायरेक्टर उसको कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दे रहा है,
ज्यादा दाम में, ताकि घर का पैसा घर में ही रह जाए। तो पहले से बात बता दो मेंबर लोग को, शेयर होल्डर को, कान खोलकर, इसको कॉन्ट्रैक्ट देना है कि नहीं उन लोग से पूछ लो, और इसके लिए ऑडिट कमेटी से भी अप्रूवल लो, ताकि इंक्वायरी बैठा लिया जाए कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है फेयर मार्केट वैल्यू पे ही हो रहा है ना, कि रिलेटिव देखकर लपेटा तो नहीं मार रहे हो। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? एक सही इंसान को तो कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है ना, जो कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के वेलफेयर के लिए हो रहा है, और ना कि रिलेटिव के वेलफेयर के लिए। तो अप्रूवल लेने का दरकार पड़ गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में। तो अब सोनिया गांधी को टेंशन हो गया कि अरे भाई, मेरा जो बेटा और मेरा जमाई, इतना सारा कंपनी है उन लोग का साथ में, लोग फिर कैसे करेगा ट्रांजेक्शन? यू अंडरस्टैंडिंग? राहुल गांधी रॉबर्ट वाड्रा को कॉन्ट्रैक्ट कैसे देगा? वो तो उसका जीजा जी हो गया। समझ में आ रहा है तुमको क्या बोल रहे हैं? तो सोनिया गांधी को क्या हो गया, टेंशन हो गया। कॉल करके बोली, सचिन क्या कर रहे हो, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूवल का क्या रिक्वायरमेंट है? कुछ ऐसा करो जिससे क्या है ना, रॉबर्ट और राहुल फ्रीली ट्रांजैक्शन कर सके। एक काम करो, जीजा को ही रिलेटिव के डेफिनेशन से बाहर कर दो। अब जीजा रिलेटिव नहीं रहे, यानी इसका मतलब क्या, इसको रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन में काउंट नहीं किया जाएगा। अब खुलकर खुला सांड की तरह रॉबर्ट वाड्रा और क्या राहुल गांधी ट्रांजैक्शन करेंगे, क्योंकि उसको तो रिलेटेड पार्टी माना ही नहीं जाएगा, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटिव। क्योंकि जीजा जी और उसके क्या बोलो ना, रिलेटिव को बाहर कर दिया गया। तुम्हारे जीजा जी को और तुमको तो क्या रिलेटिव माना ही नहीं गया ना, तो तुमको अप्रूवल लेने का दरकार है नहीं। खुला सांड की तरह ट्रांजैक्शन करो, उल्टा पुल्टा प्राइस में, कंपनी की आंखों में धूल झोंकते रहो। समझ में आ रहा है? ऐसा हम नहीं बोल रहे, मतलब तुम क्या बोलना क्या चाहते हो मैम? लॉ मेकर जो लॉ है वो बनाते हैं रूलिंग पार्टी को देखकर, रूलिंग कंपनीज को देखकर। हम तुम्हारे को ये कंक्लूजन नहीं दे रहे, कंक्लूजन इज एन ओपन एंडेड कंक्लूजन, तुम डिसाइड कर लो। मैंने फैक्ट्स रख दिया, ऐसा हुआ है। क्यों अचानक से चेंज कर दिया रिलेटिव के डेफिनेशन को? व्हाई? यू अंडरस्टैंडिंग? रिलेटिव के डेफिनेशन को क्या कर दिया, नैरो, कर्टेल कर दिया। समझ में आ रहा है? क्लियर है? श्योर? यहाँ तक कोई डाउट है? जल्दी बोलो। तो वापस से बोलो, रिलेटिव के अंदर कौन कौन आता है बताओ। रूल 4 में क्या क्या बोला? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। क्या ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ आता है? जीजा जी और भाभी जी रिलेटिव से बाहर कर दिए गए। सन, डॉटर, सन्स वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। इट शैल ऑल्सो इंक्लूड स्टेप फादर, स्टेप मदर, सौतेली माँ, सौतेली पापा, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप सन, स्टेप डॉटर आर नॉट इंक्लूडेड। मैम क्यों सब में स्टेप लिखा, स्टेप डॉटर क्यों नहीं इंक्लूड किया? आई डोंट नो। लॉ मेकर का छोटा सोच दर्शाता है, चीप मेंटालिटी। आई डोंट नो क्यों उन्होंने स्टेप डॉटर को रिलेटिव के डेफिनेशन से बाहर रखा है। बाकी सबका स्टेप ले रहा है तो स्टेप डॉटर क्यों नहीं लिया, मेरे को नहीं पता। छोटा सोच है उनका। तो अगर तुम ऑफेंड फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग ऑफेंडेड, पार्लियामेंट के सामने जाकर लेटो और लॉ में अमेंडमेंट लेकर आओ। बोलो इंक्लूड करो, हमारा हक दिलाओ, डॉटर इन लॉ को इंक्लूड करो, डॉटर को, स्टेप डॉटर को। अच्छा, अब एक बच्चा बोला ये तो क्या हो गया, रिलेटिव ही हो गए ना, घर जाकर ढूंढने लग गया। अरे सारा रिलेटिव जरूरी नहीं है घर में मिले, और स्टेप फादर को ढूंढ रहा, स्टेप मदर को ढूंढ रहा, अरे जरूरी थोड़ी है मिलेगा, मरवाओगे मेरे को तुम तो। सबको ही हो घर में जरूरी थोड़ी है। पूरे कहा है मेरा स्टेप ब्रदर, बताइए, पापा को जाकर पूछ रहे, 2 चाट खाया है। सब ढूंढने मत लग जाना, घर में जरूरी नहीं है सबको ही हो। अंडरस्टैंडिंग? फिर से बताओ मेरे को क्या क्या डिस्कस किया हम लोग। रिलेटिव का डेफिनेशन कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 77। As per section 2 clause 77 of the Companies Act 2013, relative means husband and wife, members of the HUF and such other member as may be prescribed. Prescribe कहां किया गया है दोस्तों? रूल नंबर 4। कौन कौन है बताओ? फादर, मदर, ब्रदर, sister, son, daughter, son's wife, daughter's husband. It also includes stepfather, stepmother, stepbrother, stepsister, stepson, but no stepdaughter. Stepdaughter included? संभाल लियो यहाँ तक, क्लियर है? तो रिलेटिव के डेफिनेशन को नैरो कर दिया गया। तो 2 ठो ड्रॉबैक पड़ा न्यू कंपनीज एक्ट का। क्या क्या? नंबर 1, रिलेटिव के डेफिनेशन को छोटा कर दिया गया, और नंबर 2 क्या बोला? इट रिक्वायर लॉट ऑफ अपडेट्स एंड देयरफॉर लॉट ऑफ अमेंडमेंट्स आर कमिंग ग्रेजुअली। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्लियर? सुनना ध्यान से, ये जो नया कंपनीज एक्ट आया किस कमिटी के रिकमेंडेशन में आया? जे रानी कमिटी, अभी तो बोला था। एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सचिन पायलट। सचिन पायलट। अब सुनना ध्यान से, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द कंपनी, बोलो मेरे संग क्या? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ, बोलो ना, ऑन द बेसिस ऑफ द क्या? नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी 3 टाइप का होता है, एक होता है 1 पर्सन कंपनी, एक होता है प्राइवेट कंपनी, और एक क्या होता है बताओ ना? पब्लिक कंपनी। ठीक है? अगर अब हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स का,
1% कंपनी में तुमको मतलब बताया मैंने, 1% कंपनी को कहाँ डिफाइन किया गया बताओ, सेक्शन 2 क्लॉज 62 के अंदर, कहाँ पे बताओ ना, सेक्शन 2 क्लॉज 62। 1% कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग ओनली 1% एज इट्स मेंबर, नाम में तो लिखा है 1% का मतलब ही क्या है, एक लौता मेंबर। तो मिनिमम मेंबर भी एक होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर भी क्या होगा, एक। प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए अभी जस्ट बताया कितने मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड है, 2 है। मैक्सिमम बताओ 200, मैक्सिमम कितना है 200। पब्लिक कंपनी खोलने के मिनिमम 7, मैक्सिमम जी चाहे जितना बुला लो, अनलिमिटेड। लेट अस टॉक अबाउट द नंबर ऑफ डायरेक्टर, ये डायरेक्टर का बात कर रहे हैं, कितना मिनिमम डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है 1% कंपनी खोलने के लिए, 1, प्राइवेट कंपनी के लिए 2, पब्लिक कंपनी के लिए 3। तो बोलो मेरे संग, 1 2 3, 4 5 6 मत बोलना, बस 1 2 3, ठीक है, बह मत जाना गाना में, 1 2 3 याद रहेगा। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड इन ओपीसी इज 1, प्राइवेट कंपनीज 2, पब्लिक कंपनीज क्या 3। मैक्सिमम कितने डायरेक्टर रख सकते हो, 15 15 15। मैम ये तो चीटिंग है, 1% कंपनी में एक ही मेंबर है तो अब बोलो डायरेक्टर 15 कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, मेंबर तो कंपनी का मालिक होता है, डायरेक्टर लोग तो एम्प्लॉई है, नौकर लोग है। आज मान लो तुम्हारा ओपीसी बड़ा हो रहा है, जगह जगह ब्रांचेस खोल रहा है, मान लो मैंने कोलकाता में ओपीसी खोला, अभी हम दिल्ली में खोल रहे हैं, कल को मुंबई में खोलेंगे, परसों नागपुर में खोलेंगे, जगह जगह ब्रांचेस खोलेंगे, तो कंपनी को अलग अलग ब्रांचेस को मैनेज करने के लिए तुमको नहीं लगता मेरे को डायरेक्टर्स का दरकार पड़ेगा। डायरेक्टर तो एक से ज्यादा हो ही सकता है, बट मेंबर खाली कितना रहेगा ओपीसी में, 1। मैम कुछ बताइए ना उपाय, हम लोग को कंपनी में ना, हम लोग का पब्लिक कंपनी है बहुत बड़ा है, 15 डायरेक्टर से हो नहीं रहा है, 15 से ज्यादा रखना है। क्या आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर कंपनी में रख सकते हो, हाँ जी, बट यू हैव टू पास एसआर इन जीएम फॉर दैट, स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। अब ये मत बोलना एसआर क्या होता है, जीएम क्या होता है, सब पढ़ा चुके हैं। एसआर का मतलब क्या है, 75% मेजोरिटी, वोट्स इन फेवर मस्ट बी एटलीस्ट 3 times द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, तब जाकर एसआर पास होता है। कोई छोटा मोटा मेजोरिटी चाहिए कि 75% मेजोरिटी चाहिए, वोट्स इन फेवर कितना होना चाहिए 75%, तब जाकर रेजोल्यूशन शैल स्टैंड पास। और जीएम मतलब क्या, मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर। जनरल मीटिंग क्या होता है, मीटिंग ऑफ द मेंबर ना, शेयर होल्डर। तो मालिक को बुलाओ, अप्रूवल लो, वो भी छोटा मोटा अप्रूवल नहीं, एसआर पास करना होगा, तब तुम 15 से ज्यादा डायरेक्टर कंपनी में रख सकते हो। तीनों ही कंपनी में 15 से ज्यादा रख सकते हैं क्या, हाँ, बाई पासिंग ऑफ क्या, एसआर इन जीएम। आर वी थ्रू विद दिस, पूरा यहां तक क्लियर है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछे, जवाब देना। डी एंड कंपनी है, क्या मेरे को बताओ, डी एंड कंपनी, ठीक है, क्या है बताओ, कंपनी का नाम डी एंड कंपनी। अब तुम मेरे को बताओ, डी एंड कंपनी जो है ना, कुछ नॉन कंप्लायंस की है, क्या किया बताओ, कुछ नॉन कंप्लायंस। अपना एनुअल जनरल, याद है मैंने तुमको बोला था एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल करना होता है 60 दिन के अंदर फ्रॉम होल्डिंग ऑफ द एजीएम विद आरओसी, ये एनुअल रिटर्न डिफॉल्ट कर दिया, होल्ड वगैरह नहीं किए, तो बताओ क्या होगा, नॉन कंप्लायंस हुआ तो उसके बाद पेनल्टी फाइन अट्रैक्ट करेगा, कौन इंपोज करेगा पेनल्टी, पेनल्टी एनसीएलटी इंपोज करता है, और फाइन कौन लगाएगा, फाइन कौन लगाता है, एनसीएलटी लगाता है ना, अरे बोलो ना, चाहे प्राइवेट कंपनी की पब्लिक कंपनी है, जीरो, ये कंपनी ही नहीं है। यही डर है बस इसी बात का, तुम लोग के पास डिग्री आ जाएगा और तुम लोग एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी से ठुकवा के आ जाएगा। एक पार्टनरशिप फर्म में गया तुम लोग कंसल्टेंसी सर्विसेज देने के लिए, बोला अरे क्या बात है एजीएम नहीं किया अभी तक, चलो एजीएम करो, अरे क्या बात है तुम अभी तक एनुअल रिटर्न जमा नहीं दिए, चलो चलो एनुअल रिटर्न दो, समझ में आ रहा है, पब्लिक इशू लेकर, प्रोस्पेक्टस पब्लिक इशू लेकर, चलो, पूरा एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी से ठुकवा दिया, बाद में पता चला वो कंपनी था ही नहीं जिसको कंपनी से ठुकवा दिया। ये तुमको कंपनी दिखाई दे रहा है, कंपनी लिखने से कंपनी बन जाता है, प्राइवेट कंपनी है ये। हाँ, कंपनी लिखने के लिए द वर्ड पीवीटी एलटीडी मस्ट बी देयर, इफ इट इज अ प्राइवेट कंपनी इट हैज टू बी रिटन एज डीए पीवीटी एलटीडी, if it is a public company it has to be written as DA LTD, and it's an OPC then DA OPC PVT LTD, it is not a company। तो मैम कंपनी नहीं है तो कंपनी क्यों लिख रहा है अपने नाम के आगे, इट्स लाइक दैट, आई लाइक योर कंपनी, बोलते हैं ना, विल यू अकंपनी मी टू नाइट फॉर अ कॉफी, वो वाला कंपनी है, मेरे को तुम्हारा, मुझे तुम्हारा कंपनी, तुम्हारा साथ पसंद है। तो पार्टनरशिप फर्म में भी तुम देखते हो, पार्टनरशिप फर्म जो कंपनी में मेन वर्किंग पार्टनर होता है, जिसका गुडविल होता है उसके नाम पे पार्टनरशिप फर्म होता है, जैसे डीए के गुडविल के ऊपर ये फर्म का नाम है। एंड कंपनी का मतलब क्या, पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पार्टनर तो होगा, मान लो इसमें 4 पार्टनर है,
तो एंड कंपनी का मतलब ये बाकी 3 पार्टनर डीए के संग है। एंड कंपनी मतलब वो वाला कंपनी, एसोसिएशन। यू अंडरस्टैंडिंग? आई लाइक योर कंपनी, वो वाला कंपनी है ये। कंपनी लिखने से कोई कंपनी कंपनी नहीं बन जाता। कंपनी बनने के लिए द वर्ड पीवीटी एलटीडी मस्ट बी देयर, और एलटीडी और ओपीसी पीवीटी एलटीडी। सो बी वेरी केयरफुल। और एग्जाम में ना कभी नहीं लिखा रहेगा ये पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। तुमको अपना आंख खुला रखना है। आगे जाकर पढ़ोगे, पब्लिक कंपनी के लिए प्रोविजंस अलग होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए अलग होता है, बहुत अलग अलग प्रोविजंस है। तुमको लिख कर नहीं देगा, बाबू देखो क्वेश्चन में ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का प्रोविजन लगाना। तुम्हारा आंख खुला रहना चाहिए। तुम देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। अगर पीवीटी एलटीडी वर्ड लिखा है दैट मींस इट्स अ प्राइवेट कंपनी। एलटीडी वर्ड लिखा है दैट मींस इट्स अ पब्लिक कंपनी। और कितनी बार ऐसा भी होता है कुछ नहीं लिखा रहता है, सो दैट मींस इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी। क्योंकि जो चैरिटेबल कंपनी होते हैं ना, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम यूजिंग द वर्ड्स एलटीडी और पीवीटी एलटीडी आफ्टर देयर नेम। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में इट्स अ सेक्शन 8 कंपनी। यू डोंट हैव टू टेक एनी प्रिजम्पशन। जैसे यहाँ डीएन कंपनी इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ क्या, पार्टनरशिप फर्म। इट्स अ क्या बताओ ना, पार्टनरशिप फर्म। यहाँ तक पूरा संभाल लियो पिक्चर। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर? एब्सोल्युटली श्योर? देखो कितना सारा अमेंडमेंट आया है, चेक दिस। इसको रीड करो एक बार। अमेंडमेंट का दरकार है, मैंने तुमको बोला ना, न्यू कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट बार बार आए जा रहा है। रीड दिस, पूरा इसको रीड करो अच्छे से। यूट्यूब वाले बच्चे, आप क्या कर रहे हो, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं, जल्दी से लाइव चैट में लिखकर बताओ। क्विकली टेल मी इन द लाइव चैट, आर यू गाइज एंजॉयिंग द सेशन और नॉट गाइज? समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी से बताओ। और अगर अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो जल्दी से करवा लो दोस्तों, www.mepelclasses.com में विजिट करके। और मंडे से आवर न्यू चैप्टर विल स्टार्ट। बट अगर आप मंडे वाला सेशन अटेंड करने आओगे तो इंश्योर करना क्या, कि ये तीनों क्लासेस का इंट्रोडक्शन करके आओ। समझ में आ रहा है? मंडे से हमारा मेन बैच चालू होगा एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल आल्सो जॉइन अस फ्रॉम मंडे। ये पढ़ लियो क्या यहाँ तक? AI 22 का इंटरव्यू देखा जिसका लॉ में 70 आया था? बोला था तुम लोग को देखने, कैसा लगा, मोटिवेशन आया? तुम्हारी जैसा ही लग रहा होगा ना तुमको। तो देखने का मतलब क्या है, कि जिन बच्चों का लॉ में 70 आ रहा है या 78 आ रहा है, कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। दे आर जस्ट लाइक यू गाइज। अच्छे से बस दे आर diligently studying the notes, they are understanding everything, giving the test regularly, they are being consistent in their classes। और कुछ भी नहीं करना है। Rely on my handwritten notes, just go and sit for the exam and give the test here, that's it। चलो लिखो, कॉपी निकालो, take out your copy, let us write all these points that we have discussed। न्यू मतलब क्या? अब तो न्यू नहीं है, जब उस समय आया था तो न्यू था ना। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ 1956 के बाद जो आया।
तुमको पता है ये जो नया एक्ट आया, पहले लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है, फिर ऑफिशियल गैजेट में रिलीज होता है, तो कब ये इंट्रोड्यूस किया गया बता सकते हो कोई? बताओ, सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया? व्हाट इज द डेट? 18 दिसंबर 2012। डेट क्या था मेरे को बताओ? 18 दिसंबर 2012। फिर लगभग 7-8 महीना बाद अगस्त में क्या हुआ बताओ? व्हाट हैपेंड इन अगस्त, बोलो। हाँ, कितना तारीख को बताओ? 8/8/2013। समझ में आ रहा है? 2013 पहले क्या हुआ लोकसभा में, फिर उसके बाद क्या हुआ राज्यसभा में। लोकसभा में इट गॉट इंट्रोड्यूस्ड, देन इट वाज पास्ड, देन राज्यसभा में इट गॉट पास्ड, देन इट वाज सेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर द असेंट। प्रेसिडेंट असेंट कौन से डेट में दिया? वो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल डेट कब था? जब प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया, स्टैंप दिया बिल के ऊपर, एंड द बिल बिकेम एन एक्ट 29th of August 2013, and a day later it was released in the official gazette, भारत का राज्यपत्र, 30th of August 2013। प्रेसिडेंट या असेंट दिया, और लास्ट में क्या हुआ बताओ? 30 तारीख को क्या हुआ? इट गॉट रिलीज इन द ऑफिशियल गैजेट। लोकसभा में पास हुआ, फिर राज्यसभा में पास हुआ, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, एंड देन रिलीज इन द ऑफिशियल गैजेट। क्या आपको डेट्स याद करना है? बिल्कुल नहीं, बट तुमको पता होना चाहिए ना ये सब। और रूल्स गॉट नोटिफाइड इन द ईयर 2014, धीरे धीरे करके रूल्स नोटिफाई किया गया। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या बताओ ना, ओपीसी, दैट इज क्या? 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट। मेड इट क्या कंपल्सरी फॉर द डायरेक्टर्स टू अटेंड द क्या जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। देन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ whistle
हो गया यहाँ तक? हाँ, बताया ना, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा ऑडिट कमेटी का। मेंबर लोग को पहले से बताना पड़ेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में एनेक्स करके, जो ये सब पहले नहीं था। तभी तो बोला रिलेटिव को वो लोग नैरो कर दिया। यस कृतिक।
क्लियर है यहाँ तक? मीन्स इंक्लूड्स लिख दोगे जीरो, कोई बच्चा लिखेगा रिलेटिव इज डिफाइंड एज फॉलोज जीरो। हमेशा डेफिनेशन या तो मीन से चलूगा या तो इंक्लूड। तुमको पता है बहुत जन को समझ ही नहीं आता लॉ लिखना कैसे है, बिकॉज देयर बेस इज नॉट क्लियर। दिस इज द रीजन दे डोंट स्कोर गुड इन लॉ। इसलिए तुमको एक एक चीजों पे फोकस करना है, राइटिंग मैनर सीखना है, नहीं तो पूरा लॉ का मीनिंग चेंज हो जाता है। इंग्लिश मीनिंग सेम है, तुम मीन लिखो, इंक्लूड लिखो, मे बी डिफाइंड एज, इज कॉल्ड एज, बट लॉ में चेंजेस द मीनिंग। मीन्स लिखना है क्योंकि दिस इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, है ना, इसके बाद और कोई रिलेटिव में नहीं इंक्लूड होगा। यहां तक हो गया क्या? सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी का जो डेफिनेशन है किससे स्टार्ट हो रहा है? मीन से। और सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन किससे स्टार्ट हो रहा है? इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब इंक्लूसिव, इसको स्ट्रेच कर सकते हो, इट्स नॉट एग्जॉस्टिव। बट मीन्स का मतलब कैन नॉट बी फर्दर एक्सटेंडेड बिकॉज इट इज एग्जॉस्टिव। मीन्स वर्सेज इंक्लूड्स।
राइट डाउन। बताओ कोई दिक्कत है जल्दी से लाइव चैट में लिखकर बताओ। लाइव ऑनलाइन वाले बच्चे, यूट्यूब वाले बच्चे, क्विकली टेल मी द लाइव चैट इज एब्सोल्युटली एवरीथिंग क्लियर और नॉट। SRNGM समझ गए ना, स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। अब मंडे से क्लास मिस मत करना क्योंकि नया चैप्टर स्टार्ट होगा। अब वो चैप्टर चलेगा फिर तुम्हारा पूरा 7-8 दिन, 7-8 लेक्चर, फिर वो एक लेक्चर मिस करोगे तो पूरा फिर खराब हो जाएगा बेस। न्यू चैप्टर विल स्टार्ट, बताएंगे मंडे, ठीक है। यहां तक हो गया सबका। इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक दैट इज रिमेनिंग टू बी डिस्कस्ड, सुनना ध्यान से। स्टॉप राइटिंग, स्पीड बढ़ जाएगा तुम्हारा मेरे क्लास में, डोंट वरी। इतना लिखवाएंगे ना तुम्हारा आराम से स्पीड बढ़ेगा, पेपर तो नहीं छूटेगा एग्जाम। हो गया सबका यहां तक? करे डिस्कस एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। बोलो क्या? एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। क्या मतलब हुआ? मैम मीटिंग क्यों बुला रहे हैं? डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन कैसे लेते हैं? रेजोल्यूशन पास करके। और मीटिंग लेना जरूरी है ना, क्योंकि कितना सारा ऐसा डिसीजन है जो डायरेक्टर लोग नहीं ले सकता खुद से, उसके लिए मेंबर लोग को बुलाना पड़ेगा। और मेंबर का मीटिंग को बोलते हैं जनरल मीटिंग। So in any country's corporate world, there are two types of meeting. One is a meeting of the member, that is a general meeting. The other one is a meeting of the director, that is a board meeting. संभाल लियो यहाँ तक। और मीटिंग क्यों बुलाया जा रहा है? डिसीजंस लेने के लिए। कंपनी कैसे चलेगा, क्या होगा, नहीं होगा। और डिसीजन कैसे लिया जा रहा है? बाय पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। मैम कैसे पता चलेगा ओआर पास करना है कि एसआर? वो ना तो तुम बताओगे, ना तो हम बताएंगे, ना तो डायरेक्टर बताएगा, ना तो मेंबर। वो लॉ मेकर ऑलरेडी बता चुके हैं। जिस मैटर में ओआर लगेगा ओआर पास करो, जिस मैटर में एसआर लगेगा एसआर पास करो। अच्छा मैम ओबी होगा तो ओआर, एसबी होगा तो एसआर? नहीं, जरूरी नहीं है। चलो एक सिंपल सा एग्जांपल। तुमको पता है कंपनी में डायरेक्टर जो काम कर रहा है, मेंबर लोग के पास पावर है टू रिमूव द डायरेक्टर्स फ्रॉम द कंपनी। कंपनी के जो डायरेक्टर है ना, उनका क्या औकात है? उनको दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंका जा सकता है जस्ट बाय पासिंग ओआर इन जीएम, सिंपल मेजोरिटी। तो डायरेक्टर को रिमूव करने का पावर किसके पास है? शेयर होल्डर। और वो भी कैसे? बाय पासिंग ओआर इन जीएम। तो डायरेक्टर को रिमूव करना क्या आपको लगता है ऑर्डिनरी बिजनेस है? दैट इज अ स्पेशल बिजनेस, क्योंकि ओबी के अंदर तो सिर्फ 4 आइटम आता है विच इज कॉल्ड एज अड्डा। और अड्डा खाली कहां लगता है? एजीएम। समझ में आ रहा है? ईजीएम में क्या लगता है? स्पेशल बिजनेस। तो जरूरी थोड़ी है कि एसबी में एसआर ही लगेगा। जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, इट इज अ स्पेशल बिजनेस बट इट रिक्वायर्स क्या? पासिंग ऑफ द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। एक बात बताओ, एनुअल जनरल मीटिंग में क्या एसबी हो सकता है? स्पेशल बिजनेस हो सकता है? हाँ, एसबी तो एजीएम में भी हो सकता है और ईजीएम में भी। लेकिन ओबी यानी कि अड्डा सिर्फ और सिर्फ कहां लगेगा? बोलो, एजीएम में। याद हो गया? सब क्लियर है ना? पूरा कॉन्सेप्ट इज क्लियर? जितना भी नोट्स लिखवाया दोबारा पढ़ना, तुम समझ में आ रहा है घर जाके, फॉर पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। क्योंकि अगर बेस वीक है ना तो आगे फिर समझने में दिक्कत आएगा। तो अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? मीटिंग जो बुला रहे हो उसका वैलिडिटी कब माना जाएगा? मीटिंग तब वैलिड होगा when the 3 essential conditions are satisfied. Number 1, meeting must be properly convened. Number 1 क्या बोला? meeting must be properly convened. Meeting must be properly convened. Meeting must be properly convened. Number 2, meeting must be properly conducted. Number 3, meeting must be properly constituted. So the meeting का essential conditions क्या हुआ? What are the essential conditions of a valid meeting? The meeting must be properly convened. The meeting must be properly conducted. The meeting must be properly constituted for a meeting to be valid. वापस से बोलो, the meeting must be properly convened. The meeting must be properly conducted and the meeting must be properly constituted. Properly convened word का मतलब क्या? ध्यान से सुनना।
कन्वीन वर्ड का मतलब होता है प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम। मीटिंग कैसे बुलाओगे? मेंबर लोग को कैसे पता? मेंबर लोग तो ऑफिस में रहता ही नहीं है ना, तो उन लोग को तो बुलाना पड़ेगा मीटिंग के लिए, तो कैसे बुलाओगे? नोटिस देकर। नोटिस आप अलग से मेरे संग पढ़ोगे सेक्शन नंबर 101 के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट। समझ में आ रहा है? मीटिंग कैसे बुलाया जा रहा है बताओ ना, नोटिस देकर। मीटिंग कैसे बुलाया जा रहा है? नोटिस देकर। तो प्रॉपर नोटिस देना है, और किसको देना है? टू प्रॉपर पर्सन। मीटिंग किसका? मेंबर लोग का, तो नोटिस भी किसको दोगे? मेंबर। और एक जन को दोगे, डायरेक्टर लोग का होना जरूरी है ना, और ऑडिटर भी तो रहेगा भांडा फोड़ने के लिए, तो नोटिस किसको जाता है? मैड लोगों को, कंपनी का मेंबर, कंपनी का ऑडिटर, कंपनी का डायरेक्टर। और डिसीजन लेगा कौन? मेंबर लोग ही तो मेंबर लोग को तो नोटिस जाएगा ही जाएगा यार। और नोटिस देने का जिम्मेदारी किसका है? हु इज द अथॉरिटी टू सर्व द नोटिस? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, they are the proper authority to serve the notice of the general meeting to the members, and it has to be served in proper time। ऐसा नहीं है कल मीटिंग कर रहे हो आज कॉल करके बोल रहे हो भाई साहब मेंबर फ्री हो ना कल आ जाना, इनवैलिड मीटिंग। प्रॉपर टाइम हैज टू बी सेटिस्फाइड, और प्रॉपर टाइम बोलता है मीटिंग होने के कम से कम 21 दिन पहले तुमको नोटिस सर्व करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज बाय सर्विंग 21 क्लियर डेज नोटिस। द जनरल मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड बाय सर्विंग क्या? एटलीस्ट, कम से कम 21 दिन पहले बताना, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज notice has to be served, so that means the meeting will be properly convened। मान लो एक हफ्ता पहले बुला रहे हो, चलेगा क्या? नहीं। यानी मीटिंग प्रॉपर्ली कन्वीन नहीं हुआ, मतलब मीटिंग को क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा? इनवैलिड। तो वैलिडिटी ऑफ अ मीटिंग डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 प्रॉपर्ली कन्वीन। और प्रॉपर्ली कन्वीन्ड वर्ड का मतलब क्या है? प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम। और प्रॉपर नोटिस का मतलब क्या है? कि नोटिस के अंदर डेट, टाइम, वेन्यू, मीटिंग का लिखा रहेगा, कहाँ होगा, कब होगा, कितना बजे, कौन सा दिन, और क्या लिखा रहेगा? एजेंडा। एजेंडा मतलब क्या हुआ? मीटिंग में क्या क्या डिस्कस करोगे, ताकि शेयर होल्डर लोग पहले से रिसर्च करके आए कि उन लोग को क्या करना है, वोट इन फेवर देना है कि वोट अगेंस्ट देना है, सो दैट दे कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन द डे ऑफ द मीटिंग। ये सब अलग से सेक्शन आगे जाकर पढ़ोगे 101 में। और कुछ कुछ होता है स्पेशल बिजनेस, जब भी होता है ना, उसके लिए नोटिस के संग कंपनी को एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स करके देना पड़ता है, सो दैट इज गवर्न अंडर सेक्शन 102। तो नोटिस का 2 सेक्शन है, 101 और 102, ये सब पढ़ोगे अलग से 101 102 में। तो वापस से बोलो क्या बोला? मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कन्वीन्ड का मतलब क्या है? प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर्ली कंडक्टेड का मतलब क्या है? जो मीटिंग आप बुला रहे हो ना, इट हैज टू बी कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। लॉ को ओवरराइड कर दोगे क्या? जैसे लॉ बोला वैसे ही ना करोगे। इसका मतलब जहां पे ओआर पास करना है जिस मैटर में, वहां ओआर पास करवा लेना, जहां एसआर का रिक्वायरमेंट है वहां पे एसआर, तब मीटिंग को क्या मानेंगे? प्रॉपर्ली कंडक्टेड। और प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब है, तुमको पता है जब भी मीटिंग बुलाते हो ना, मीटिंग तुम तभी कर सकते हो जब मिनिमम अटेंडेंस मस्ट बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, एंड दिस मिनिमम अटेंडेंस प्रेजेंट एट द मीटिंग इज कॉल्ड एज कोरम। क्या बोलते हैं इसको बताओ? कोरम। तो कोरम का रिक्वायरमेंट मस्ट बी सेटिस्फाइड। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर जो कोरम में बोला गया है वो प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाकर मीटिंग वैलिड माना जाएगा। अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है फिर भी तुम मीटिंग कर लिए, तो उसको क्या मान लिया जाएगा? नॉट प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड देयरफॉर इनवैलिड। कोरम अलग से पढ़ोगे अंडर सेक्शन 103 के अंदर, 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट। और तो और अगर तुमको याद है, हम लोग ईजीएम और एजीएम का डेमो खेल रहे थे क्लास में, हम मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड कर रहे थे, डियर शेयर होल्डर वेलकम टू द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ रिलायंस। तो हम किसका रोल प्ले कर रहे थे? चेयरमैन का। तो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब है मीटिंग में चेयरमैन का भी मौजूद होना जरूरी है। चेयरमैन अलग से तुम पढ़ोगे सेक्शन नंबर 104 में। मैम कभी आप 101 बोल रहे हो, कभी 102 बोल रहे हो, कभी 103, कभी 104, आपको सब ऐसे कैसे याद है? तुम्हारे भी टिप ऑफ द टंग में होगा। इफ यू आर स्टडिंग लॉ फ्रॉम मी, दिस इज माई गारंटी। जब तुम ये सारे सेक्शंस में डुबकी लगाओगे आगे जाकर, हम कोई भी सेक्शन बोलेंगे रैंडमली, तुम बता देगा क्या टॉपिक है। समझ में आ रहा है? ये मेरा गारंटी है। तुम यहाँ पे आ गए हो लॉ के दरबार के अंदर, ये लॉ का टेम्पल है, मंदिर है, एंड यू विल बिकम लॉ पॉजिटिव वेरी सून। ब्लड टेस्ट कराना, लॉ पॉजिटिव निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या बताओ ना? कोरम का मौजूद होना जरूरी है, चेयरमैन का मौजूद होना जरूरी है, नहीं तो मीटिंग को प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड नहीं मानेंगे। सो आई रिपीट अगेन, एक वैलिड मीटिंग का 3 एसेंशियल कंडीशंस क्या क्या है? नंबर 1, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कन्वीन्ड। नंबर 2, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कंडक्टेड। नंबर 3, मीटिंग मस्ट बी प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूटेड। प्रॉपर्ली कन्वीन्ड वर्ड का मतलब क्या है? प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम। प्रॉपर्ली कंडक्टेड का मतलब क्या है? Meeting must be conducted as per the provisions of the law. Where OR is required, OR has been passed. Where SR is required, SR has been passed.
एंड प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या, कोरम और चेयरमैन का होना जरूरी है। कोरम का सेक्शन बताओ 103, चेयरमैन का सेक्शन बताओ 104, नोटिस का सेक्शन बताओ 101 एंड 102 रिस्पेक्टिवली। समझ लियो यहां तक, क्लियर है? अच्छा, हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास चैप्टर नंबर 2 से। वैसे अगर मैं वॉल्यूम 1 का बात करूं, टोटल उसके अंदर 10 चैप्टर है। सेक्शन 1 से लेकर 148 पहले हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? सेक्शन 1 से 148 में मिलाकर टोटल 10 चैप्टर हो गया। ये 10 चैप्टर किसका हो गया, कंपनीज एक्ट का। तो एक बार चालू करते हैं। चैप्टर 1 क्या है मेरे को बताओ। चैप्टर 1 तुम्हारा प्रिलिमिनरी है। चैप्टर 1 उस दिन बताया था, क्या बताओ, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में क्या लिखा हुआ है, डेफिनेशन वगैरह। सेक्शन 2 में इतने सारे डेफिनेशन है ना, ये सब कहाँ पे है, प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 में जहां सीखोगे कंपनी इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कंपनी पैदा कैसे होता है, एमओए क्या होता है, एओए क्या होता है, कंपनी को नाम चेंज करना है कैसे करेगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना है कैसे करेगा, ये सब किस में पढ़ोगे, चैप्टर 2 में, जिसका नाम क्या है, इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। फिर चैप्टर 3 क्या है मेरे को बताओ, प्रोस्पेक्टस। एक कंपनी क्या करेगा मेरे को बताओ, पब्लिक इशू लेकर आ रहा है पब्लिक कंपनी, तो कैसे लाएगा, प्रोस्पेक्टस इशू करके। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी, ये किसके अंदर है बताओ, चैप्टर नंबर 3। फिर है चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। बोलो क्या है, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। फिर बताओ चैप्टर नंबर 5 क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। क्या है मेरे को बताओ, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। चैप्टर नंबर 6 क्या है मेरे को बताओ, चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। चैप्टर 7 क्या है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे लेंदी चैप्टर यही है, बिकॉज इट कंटेन्स हाउ मेनी सेक्शन, 88 से लेकर पूरा 122 तक, 35 सेक्शंस अकेले इस चैप्टर में। फिर चैप्टर 8 तुम्हारा क्या है बताओ, डिविडेंड। क्या है मेरे को बताओ, डिविडेंड। चैप्टर 9 क्या है बताओ, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। चैप्टर 10 क्या है मेरे को बताओ, ऑडिट एंड ऑडिटर। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या क्या करेंगे सुन लो। सबसे पहले हम लोग इनकॉर्पोरेशन करेंगे, आगे का इंडेक्स सुन लो कैसे पढ़ेंगे। इनकॉर्पोरेशन वंस वी आर डन विद, इसके बाद हम लोग शेयर कैपिटल डिबेंचर स्टार्ट करेंगे। जब ये वाला चैप्टर हो जाएगा, इसके बाद ऑडिट ऑडिटर करेंगे, और ये सारा ही डिफिकल्ट चैप्टर्स है, पहले डिफिकल्ट कर लेंगे सारा, समझ में आया? फिर डिविडेंड करेंगे, फिर अकाउंट्स ऑफ कंपनीज करेंगे, समझ गए? फिर उसके बाद हम लोग वापस से मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिलिमिनरी, चार्ज, डिपॉजिट, ये सब करेंगे। एंड दिस इज ऑल, दिस विल गेट ओवर बाय मार्च और मिड ऑफ अप्रैल। समझ रहे हो ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर कैसे हम लोग पढ़ेंगे? ये हो गया तुम्हारा पूरा कंपनी लॉ 10 चैप्टर। संभाल लियो यहाँ तक, क्लियर है? कोई दिक्कत है? ठीक है, चलो अभी लिखना स्टार्ट करो, जो रिमेनिंग बाकी बचा है लिख के खत्म करो। और डेली मेरा मैट लेकर आओगे क्लास में। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, अभी लेटेस्ट ऑफ लेट मैंने एक वर्कबुक लॉन्च किया है, समझ में आ रहा है, विच इज गोइंग टू कवर ऑल द पास्ट ईयर का पेपर्स, द लेटेस्ट एमटीपी आरटीपी along with the suggested answer and that too chapter wise। समझ में आ रहा है? तो वो वर्कबुक जरूर जरूर ऑप्ट करना। वो वर्कबुक तुमको खरीदना पड़ेगा। अगर तुमने रजिस्ट्रेशन के टाइम वर्कबुक वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया होगा तो परचेज हो गया होगा ऑटोमेटिकली अलॉन्ग विद द लेक्चर्स, नहीं हुआ तो अलग से खरीद लेना वर्कबुक। वेरी नॉमिनल प्राइस है, क्योंकि देखो जैसे जैसे यहाँ मेरा एक एक चैप्टर होगा ना, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि तुम भी वो चैप्टर वहां वर्कबुक से कवर कर लो। एक संग लास्ट में वर्कबुक सॉल्व करोगे टीडीएस रहेगा, साथ साथ कर लो। अच्छा, हम तो क्लास में करवाएंगे, तुम लोग को मेरे तरफ से भी एक क्वेश्चन बैंक गया है, एक वर्कबुक मिला है ना जो तुम लोग को, वॉल्यूम 3, समझ में आ रहा है? वो वर्कबुक मिला है एक तुम लोग को, वो तो हम करवाएंगे क्वेश्चन बैंक। ये अलग से और एक्स्ट्रा है, जिसमें पूरा सॉल्व कर दिया मैंने, सॉल्व दे दिया है, ताकि तुमको और अच्छे से तुम्हारा सब कवर हो जाए। मतलब जब तुम्हारे यहाँ सिलेबस खत्म हो, तुम्हारा स्कैनर भी खत्म हो गया, अब तुमको कुछ रेफर करने का दरकार नहीं है। जैसे सिलेबस के बाद बच्चे बोलते हैं ना मैम आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर पेपर सब साथ साथ कर लो, इसलिए वर्कबुक बनाए। बहुत ही सटीक जबरदस्त वर्कबुक है, यू अंडरस्टैंडिंग? जबरदस्त वर्कबुक है, उसको ले लेना पक्का से, उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है, वो ब्रह्मास्त्र है, बहुत रिसर्च करके तुम्हारे लिए वर्कबुक बनाया है, पक्का से उसको ले लेना। वेबसाइट में अलग से भी है, और जिन्होंने क्लासेस के संग परचेज किया उसमें भी दिखा रहा होगा, जिन्होंने रिसेंटली क्लासेस परचेज किया है। Has anyone purchased a workbook? हाथ उठाओ, एनीवन? ठीक है, खरीद लेना, लेकिन समझ में आ रहा है? उसके अलावा तो तुम लोग को जो 3 मैट मिल रहा है वो मिल ही रहा है ना, 3 मैट जो मेरी तरफ से गए वो तो मिलेगा ही, वो तो मिल ही गया होगा आई थिंक, नहीं मिला कलेक्ट कर लेना। समझ में आ रहा है? सीए इंटर का वर्कबुक आ गया है क्या?
एक वर्कबुक कुछ भी ला के दो ना, कोई भी एक। देखो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड मीटिंग। मीटिंग मस्ट बी क्या, प्रॉपरली कन्वीन्ड बोलते हैं इसको। देख रहे हो ये वाला, ये भी लेटेस्ट लॉन्च है, देख रहे हो कितना मोटा है, इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चंस कवर्ड है, चैप्टर वाइज। समझ में आ रहा है? फॉर ऑल द कोर्सेज रेस्पेक्टिवली, फॉर द 3 डिफरेंट कोर्सेज रेस्पेक्टिवली, एक्सक्लूसिवली फॉर देयर सिलेबस दिस हैज बीन मेड। तीनों कोर्स के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं है कि वो बुक है, तीनों का अलग अलग है एज पर देयर पैटर्न। सब कुछ कवर्ड है इसमें, जैसे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू वगैरह सब कवर्ड है, ये कर लोगे इसके बाद कुछ नहीं है। नहीं, वो अलग, तुमको क्या लगता है हम सेम चीज डिस्कस करेंगे? वो अलग करेंगे। कुछ कॉमन हो सकता है, ऑब्वियस सा बात है। तो प्लीज इसको ऑप्ट करना, जबरदस्त है, अभी लेटेस्ट बनाया गया है। समझ में आ रहा है तुम्हारे लिए? अलॉन्ग विद सजेस्टेड आंसर पूरा, और उसमें बगल में लिखा भी है, देखो पूरा लिखा हुआ है कौन से टर्म में आया है क्वेश्चन। जैसे अगर आरटीपी का क्वेश्चन बगल में आरटीपी, पीवाई क्यू है बगल में पीवाई क्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्च 18 का, एमटीपी मार्च 18 का, ऐसे करके सब लिख दिया मैंने, ताकि तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए ये सॉल्व करते करते, और इतना समझ में आ जाए मैम जो क्लास में करवा रही है ना नोट्स, कंपेयर कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन तुमको ऐसा नहीं मिलेगा जो नोट्स में कवर्ड नहीं है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस चांद तक पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? तुमको बस कुछ नहीं करना है, यू हैव टू हैव द बिलीफ इन मी, जो कॉपी में करवा रहे कर लो, ये वर्कबुक सॉल्व कर लो, जितना भी यहाँ टेस्ट होगा वो देना, राइटिंग प्रैक्टिस हम लोग खुद भी करेंगे क्लास में, दैट्स इट। सोचो फाइनल में एक बच्चे का लॉ में 90 प्लस आया है, कैन यू इमेजिन दैट, फाइनल्स में 90 आना। इंटर में एक लड़की का 88 आया है, इंटरव्यू चेक करो उसका जाकर, लॉ में मेरे से ही पढ़ी हुई है, उनका ही मार्क्स बता रहे हैं जिसका मेरे से पढ़ के आया है, नहीं तो क्यों बताएंगे। देखो उन लोग का जाकर इंटरव्यू देखो। समझ में आ रहा है? तुमको समझ में आएगा क्या होता है। तुमसे जो लॉ में लोग बोलते हैं एग्जामिशन लाना इतना डिफिकल्ट है, अगर एक बच्चे का 88 आ रहा है तो मेरे हिसाब से तो उसका प्रैक्टिकल पेपर में अगर इक्विवेलेंट मार्क्स निकाले तो 100 पार कर गया। लॉ में 70 लाना इज इक्विवेलेंट टू स्कोरिंग 100 इन प्रैक्टिकल्स। लॉ में मार्क्स नहीं उठता ना बाबा, समझो बात को। फिर वही बोल रहा है देवंजन, बोल रहा है 10 years बुक फॉर लॉ, बताइए अरे ये खरीदना है तुमको, 10 year फैन ईयर कुछ नहीं खरीदना है, तुम ये खरीदो। क्या लिखा है प्रॉपरली कन्वीन्ड के लिए? प्रॉपर नोटिस मस्ट बी गिवन टू प्रॉपर पर्सन बाय प्रॉपर अथॉरिटी इन प्रॉपर टाइम।
नोटिस का सेक्शन क्या था, बोला था 101 और 102। कोरम का क्या सेक्शन है, 103। और चेयरमैन का क्या है, 104। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, मीटिंग को क्या डिक्लेयर कर देंगे, इनवैलिड। Essentials of a valid meeting. Meeting must be properly convened, properly constituted, properly conducted. संभाल लियो यहां तक पूरा। इसके बाद तुम लोग को बेयर एक्ट दिखाएंगे एक बार। रिलेटिव का डेफिनेशन जो हम लोगों ने पढ़ा है, किस तरह से आपको देखना है, विल शो यू दैट। जितना भी चीज पढ़े सब बेयर एक्ट में, कहीं से कुछ भी चेक नहीं करो, सीधा बेयर एक्ट खोलो। जब भी कंफ्यूजन है बेयर एक्ट खोलो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में चल जाओ, www.mca.gov.in, वहां सब निकल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है पेनल्टी को लेकर, फाइन को लेकर, कोई डेज को लेकर, टाइम को लेकर, सब वहां से जाकर देखो। खुद से अपना लॉ को इंटरप्रेट करो, ना कोई गूगल बाबा को देखना है, ना कुछ किसी को और को रेफर करना है, सीधा जाकर कहाँ देखो, बेयर एक्ट। बेयर एक्ट से ही तो बन रहा है ना बुक्स। तुमको क्या लगता है मैंने अपना मैट कहाँ से बनाया, बेयर एक्ट से। इंस्टीट्यूट तुम्हारा मैट कहाँ से बनाता है, बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट इज ओरिजिन। हम खुद थोड़ी कानून बना रहे हैं, कानून तो बनाकर ऑफिशियल गैजेट में रिलीज हो रहा है एमसी की वेबसाइट में। e-gazette.gov.in में जितना भी कानून है सब मिलेगा। एमसीए में तो कंपनीज एक्ट का कानून मिल रहा है ना, और भी तो बहुत सारा कानून बनता है, अलग अलग मिनिस्ट्री बनाता है। सारा कानून कहाँ पे मिलेगा तुमको, e-gazette.gov.in, e-gazette.gov.in। देखो तुमको दिखाते हैं एक चीज, बोलो कहाँ पे चले, एमसीए में चले, www.mca.gov.in में गए, एक्ट्स एंड रूल्स में गए, तो हम लोग कौन सा एक्ट पढ़ रहे बताओ, कंपनीज एक्ट क्लिक किया, यहाँ पे देख रहे हो कितना सारा चैप्टर्स है। तुमको मैंने बोला जितना भी डेफिनेशंस है सेक्शन 2 के अंदर है, और वो कहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी। चैप्टर 1 दिख रहा है, प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी क्लिक किया, 2 सेक्शन है इसके अंदर, सेक्शन 2 में डेफिनेशन है, बोला था कि नहीं। सेक्शन 2 क्लिक किया, ये सब क्लॉजेस खुल गया। हम लोग अभी रिलेटिव का डेफिनेशन कौन से क्लॉज नंबर में किए हैं, 77, सेक्शन 2 क्लॉज। तो सेक्शन 2 खुला हुआ, और ये 1 2 3 4 ये सब क्या है, क्लॉजेस है। पॉइंट 1 2 3 ये सब क्या है, क्लॉजेस। सीधा कहां पे जाओ, 77 में, सेक्शन 77 मत बोलो गलती से, सेक्शन 2 है, क्लॉज 77 है। स्टॉप बोलना मेरे को 77 आएगा तो। आया, देखो क्या लिखा है, रिलेटिव के अंदर कौन कौन आता है, रिलेटिव मीन्स, दिखाई दिया क्या लिखा है, मीन्स। मेंबर्स ऑफ द क्या है, HUF, हस्बैंड एंड वाइफ, एंड सच अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब। एक्ट में थोड़ी लिखा है ब्रदर सिस्टर ये सब, वो तो कहां लिखा रहेगा, रूल में। अब तुम एस में भी प्रेस्क्राइब को क्लिक करोगे तो क्या खुल जाएगा, उसका रिलेटेड रूल खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा बताओ ना, रूल। देखो रूल खुला, रूल नंबर क्या बोला था, 4 नंबर बोला था, 4 लिखा है यहाँ पे। 4 किसके लिए लिखा है, रूल नंबर 4 के लिए। तो इसके अंदर कौन कौन है, फादर, द टर्म फादर शैल इंक्लूड क्या, स्टेप फादर। मदर, द टर्म मदर शैल इंक्लूड क्या, स्टेप मदर। फिर क्या लिखा है, सन, सन इंक्लूड क्या, स्टेप सन। सन्स वाइफ, डॉटर। फिर क्या लिखा है, डॉटर्स हस्बैंड। डॉटर के अंदर लिखा है स्टेप डॉटर, नहीं। ब्रदर, ब्रदर इंक्लूड स्टेप ब्रदर। सिस्टर इंक्लूड स्टेप सिस्टर। जितना भी मैंने तुमको लिखवाया सब यहाँ लिखा है रूल नंबर 4 में। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता ये 4 क्यों लिखा है, ये 1 2 3 क्या लिखा है, सेक्शन कौन सा पढ़ रहे हो, 2। और देखो यहाँ लिख दिया क्लॉज 77 फॉर योर क्लैरिटी। ऊपर में कहीं वहां नहीं लिखा है क्लॉज है वो, बहुत सारे बच्चे इसको सबसेक्शन पढ़ लेते हैं। मार्केट में भी बहुत लोग तुमको सबसेक्शन बता देता है, भाग जाना वहां से, रॉन्ग है वो सब। प्रूफ है ना, देखो यहाँ क्लॉज लिखा है कि नहीं, क्लॉज 77, सेक्शन 2 क्लॉज 77। और रूल नंबर क्या पढ़ रहे हैं, 4। सच अदर एस में भी प्रेस्क्राइब मतलब क्या हुआ, रूल में प्रेस्क्राइब किया रहेगा। और रूल कौन प्रेस्क्राइब करता है, CG। कोई भी मैटर पे ओनली ऑन दोज मैटर जहां एक्ट में लिखा गया है, एक्ट हैज गिवन द स्पेसिफिक पावर। समझ रहे हो कि नहीं, जल्दी बोलो। फिर मैंने तुमको बोला था सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया है। देखोगे क्लॉज 20 खोलकर कंपनी का डेफिनेशन मिलेगा। सेक्शन 2 क्लॉज 20 में किसका डेफिनेशन मिलेगा बताओ ना, कंपनी का। देखो दिख रहा है कंपनी का डेफिनेशन, बोला था। फिर 11 में बोला था बॉडी कॉर्पोरेट है, और कंपनी का डेफिनेशन मीन से चालू होगा, बोला था मीन से है। देखो
फिर वैसे ही बॉडी कॉर्पोरेट क्लॉज 11 में बोला था, देखो क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड से चालू है, इंक्लूड्स दिख रहा है। 42 भी पढ़ाया अभी, फॉरेन कंपनी बोला था क्लॉज 42 में, 42 में देखो फॉरेन कंपनी है, देखा 42 में फॉरेन कंपनी, 62 में 1% कंपनी है, 68 में प्राइवेट कंपनी है, 71 में पब्लिक कंपनी है। समझ में आ रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 6 में एसोसिएट कंपनी है। फिर वैसे ही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 92। समझ में आ रहा है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, सेक्शन 2 क्लॉज 22, सेक्शन 2 क्लॉज 21 लिमिटेड बाय गारंटी। तो तुम्हारे सामने चलता फिरता बेयर एक्ट है, समझ में आ रहा है, तुमको चिंता नहीं करना है। ये तो बेयर एक्ट तुमको खोलना पड़ेगा, ये तो खुला हुआ बेयर एक्ट है, जब बोलोगे चालू हो जाएंगे। और तुमको भी बना देंगे, पूरा बेयर एक्ट नहीं भी बनोगे 70-80% तो बन जाओगे बेयर एक्ट का, ये मेरा गारंटी है मेरे क्लासेस को करके। यू अंडरस्टैंडिंग। तो बस तुमको हर क्लास प्रेजेंट होना है, कंसिस्टेंसी फॉलो करना है, एब्सेंट नहीं होना है, संडे को जो टेस्ट होगा वो देना है, और जो कॉपी में नोट्स लिखवा रहे हैं उसको अच्छे से मेंटेन करना है। अब कोई बच्चा बोलेगा यार इतना क्यों लिखवा रही है, मैथ में भी तो है ही, मैम का मैथ में तो सब कवर्ड ही। अब तुम देखोगे मेरा मैथ में सब कुछ है। अभी जैसे मैंने तुमको बोला इस मैथ के अंदर 7 चैप्टर, 7 से लेकर 7 सब कुछ है इसके अंदर। देखो जितना भी तुमको पढ़ाएंगे सब कंटेंट है, प्रिलिमिनरी वगैरह सब, डेफिनेशन वगैरह दिखा रहे थे अभी तुमको, देखो यहाँ सब कवर्ड है डेफिनेशन। ये देखो सारे क्लॉजेस ही तो लिखे गए हैं, सब है कवर्ड। लेकिन फिर भी तुमको हम कॉपी में सब लिखवाएंगे। हैंड रिटन नोट्स का बात ही कुछ और होता है, समझ में आ रहा है। इससे तुम्हारा रिटेंशन बढ़ेगा, लिखोगे तो खुद समझ में आएगा, खुद से लिखा हुआ। आर यू अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो क्लासेस अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, बहुत सारा नोट्स वहां पे डिस्पैच होता है। दिव्या अग्रवाल मैम AR3 टेलीग्राम चैनल, एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल फॉर नोइंग मी पर्सनली, नॉट प्रोफेशनली, ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। फॉर नोइंग मी प्रोफेशनली यू हैव टू जॉइन द यूट्यूब चैनल, and also CS Divya Agarwal ma'am AR3. चलो thank you so much guys, enjoy your day, see you on Monday, a new chapter shall start. Basics gets over here, सारा basics हमने cover किया, basics को revise करके आना। Bye, take care, lots of love guys, enjoy your day, bye.